तो आज की एनसीईआरटी की क्लास में आप सबका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास में आज हम एक क्लास में पूरे हिस्ट्री को ख़त्म करने वाले हैं। क्लास 6 का जो हिस्ट्री होता है उसको पूरा ख़त्म करने वाले हैं, यानी एक क्लास में पूरा हिस्ट्री आपका खल्लास हो जाने वाला है। वो क्लास 6 का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हिस्ट्री से, उसको हमने यहाँ पर आप सबके सामने लेकर आया है। और इससे बाहर हमको नहीं लगता कोई एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। जो भी क्वेश्चन आने वाले होंगे क्लास 6 से रिलेटेड में, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी तरह से कोई भी एग्जाम दे रहे हो, लेकिन अगर क्लास 6 से क्वेश्चन आते हैं तो यही सब क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि बहुत निचोड़ने के बाद ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और कराने वाला हूँ। तो इस क्लास को देखिएगा शांत, एक तरह से इस क्लास को आप देखिए ध्यान से। जो भी चीज़ समझ में ना आए वो भी आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास हमारे ऑफलाइन में भी चल रही है, तो ऑफलाइन वाले बच्चे भी जुड़े हुए हैं, तो आप शांति से बैठेंगे। और साथ ही जो ऑनलाइन में क्लास में जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन में बहुत सारे लोग कमेंट आ रहा है, सर ठीक है स्टार्ट कीजिए क्लास। ठीक है, इस क्लास से स्टार्ट करते हैं। और आप इस चीज़ों को ध्यान से देखिए। कोई अगर आपको दिक्कत होता है, कोई अगर कहीं कहीं पे आप पूछना है कुछ भी, तो आप पूछ भी सकते हैं, कोई ना कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी ऑफलाइन वाले जो हैं वो खड़ा होकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हालांकि इस चीज़ को हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्टिव पढ़ा पाना एक तरह से संभव नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ है। काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन करने के लिए आपको एक एक दो दो पढ़ने पड़ेंगे पूरे, तो ऐसे काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन मैं सिंपल में आपको पढ़ाने वाला हूँ, काफ़ी मज़ा आने वाला है क्लास में। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि हाथ से लिखी हुई पुरानी पुस्तकों को, हाथ से लिखी हुई पुरानी पुस्तकों को क्या कहा जाता था। ऑप्शन आपके सामने है, अभिलेख, पांडुलिपि, सिक्का या पुरास्तर। देखिए हम सभी को एक एक्सप्लेन करके चलेंगे चीज़ों को। अभिलेख सबसे पहला ऑप्शन में क्या है, अभिलेख। लेकिन अभिलेख का मतलब क्या होता है? अभिलेख का मतलब होता है कि जो ठोस ठोस जगहों पर, जैसे आप बोल सकते हैं पत्थर पे बोल सकते हैं, किसी धातु पर बोल सकते हैं। धातु पर लिखे गए जो भी लिखे जाते हैं उसे हम एक तरह से अभिलेख के रूप में जानते हैं। यानी धातु वगैरह पे जो भी चीज़ें लिखी जाती है उसे क्या बोलते हैं, उसको अभिलेख बोलते हैं। लेकिन हमें क्या पूछा गया, हाथ से लिखी हुई पुरानी पुस्तकों। पुस्तकों जब भी पूछे, यहाँ पर क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पांडुलिपि, यानी पुस्तकें पूछा है। लेकिन यहाँ पर अभिलेख नहीं पूछा। अभिलेख पूछता, अगर पूछता कि ठोस जगहों पे लिखे हुए एक तरह से चीज़ों को किस नाम से जानते हैं, तो उसको अभिलेख से जानते हैं। साथ ही आप सिक्का का मतलब समझते होंगे, क्या होता है, इसका मतलब मुद्रा होता है। ठीक है ना। और पुरास्थल किसे बोलते हैं, जो पुरानी जगहों पर जो चीज़ें का अवशेष प्राप्त होते हैं। अवशेष में क्या हो सकते हैं, अवशेष में अवशेष में क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जगह हो सकता है, महल हो सकते हैं, कोई धातु हो सकता है, कोई औजार हो सकता है। इस तरह से जो भी चीज़ें प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, पुरास्थल बोलते हैं। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हाथ से लिखी हुई पुरानी पुस्तक को क्या कहा जाता है, तो पांडुलिपि। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है कि मैनस्क्रिप्ट शब्द किस शब्द से निकला है। देखिए ये एक तरह से लैटिन शब्द है, और यह किससे निकला है, मानस से निकला हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए। और इसका अर्थ क्या होता है, हाथ से, यानी हाथ से लिखा गया। ठीक है ना, इसका अर्थ क्या होता है, हाथ से, और हाथ से लिखा गया। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए वही क्वेश्चन का सेम इसमें रिपीट किया गया है कि मानस का जो है वो अर्थ क्या होता है। मानस का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है, हाथ। अभी हमने बताया क्या होता है, हाथ होता है। यानी हाथ से लिखी हुई शब्दों को क्या बोलते हैं, एक तरह से लैटिन भाषा जो है इसमें मानस बोला जाता है। ठीक है ना, समझ में आया, इसका अर्थ क्या होगा, हाथ होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। ऑनलाइन वाले लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है सर समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो बोलिए। ठीक, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा स्लो बोलने की। ऐसे थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसको हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन जल्दी चलिए आराम से करते हैं चीज़ों को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अभिलेख सामान्यतः किस प्रकार की सतह पर मिलते हैं। अब देखिए अभी हमने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने क्या बोला कि कठोर स्तर पर जो लिखे जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं अभिलेख। क्या बोलते हैं बाबू, अभिलेख बोलते हैं। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कठोर स्तरों पर जिसको लिखे जाते हैं उसको हम अभिलेख बोलते हैं। और कागज वगैरह का प्रयोग तो बहुत बाद में शुरू हुआ, लेकिन पहले क्या होते थे, कठोर स्तरों पर जैसे देखिएगा पत्थर पे, किसी धातु पे पुराने पुराने जमाने के अलग अलग लिपियों में लिखे हुए कुछ शब्द मिलते हैं। काफ़ी सारे प्राचीन हिस्ट्री में आप पढ़ा होगा तो प्राचीन हिस्ट्री। ठीक है,
कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। यानी हमारा 5 नंबर क्वेश्चन जो है, अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, इतिहासकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इतिहासकार बोलते हैं। अतीत का अध्ययन करने वाले को इतिहासकार बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी। देखिए अभी कुछ लोग कमेंट कर रहे थे थोड़ा स्लो बोलिए, कोई बोला थोड़ा जल्दी कीजिए। देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके लिए बेस्ट पढ़ा रहा हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। जल्दी और स्लो में ऐसे रहिएगा तो कुछ नहीं होने वाला। अब कोई बोलेगा स्लो पढ़ाने के लिए, कोई बोलेगा फास्ट पढ़ाने के लिए, मैं क्या ही करूँगा, सबके बातों को तो मैं सुन नहीं सकता। इसलिए मैं एक तरह से मीडियम पढ़ा रहा हूँ, आप चीज़ों को ध्यान से समझिए। देखिए भूगोलवेता किसे कहते हैं, भूगोलवेता उसको बोलते हैं, भूगोलवेता उसको बोलते हैं जो कि क्या करता है, भूगोल का अध्ययन करता है। भूगोल यानी आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, भूगोल जिसको ज्योग्राफी यानी इसको अध्ययन करने वाले को भूगोलवेता कहते हैं। वैज्ञानिक किसे कहते हैं, वैज्ञानिक जो रिसर्च करते हैं, अलग अलग चीज़ों पर रिसर्च करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ DRDO है, DRDO, तो उसमें भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो अलग अलग चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, जो अलग अलग चीज़ें करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से चीज़ें जो है आपको समझनी चाहिए, और इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस है। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इतिहासकार। यानी अतीत के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, इतिहासकार बोलते हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है पुरातात्विक मुख्यतः किसका अध्ययन करते हैं। देखिए अब एक सिंपल सा क्वेश्चन इसके पहले वाले ऑप्शन में था भी, शायद हमने उसको देखा नहीं। पुरातात्विक मुख्यतः किसका अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, बताइए आप सब कमेंट करके, किसका अध्ययन करते हैं। चलिए हम बताते हैं आपको। पुरातात्विक जो होते हैं मुख्यतः किसका अध्ययन करते हैं, वस्तु और अवशेषों को, वस्तु और अवशेषों का, ठीक है ना, वस्तु और अवशेष। अब इसको समझाते हैं क्या कैसे होता है पुरातात्विक। जैसे कि आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा, आप हड़प्पा सभ्यता पढ़े होंगे, तो उसमें ही बहुत सारी चीज़ों को अवशेष प्राप्त हुए थे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिली थी कि भाई बड़ा सुंदर सा नगर था जिसके साइड साइड से, आगे उसका भी क्वेश्चन आने वाला है इसमें, साइड से जो नालियाँ बनी थी, रोड के दोनों बगल नाली बनी थी, इस तरह से पानी निकलने के लिए स्नान घर वगैरह मिले थे, तो एक तरह से अवशेष मिले थे। तो यानी यहाँ क्या बोला गया है कि पुरातात्विक मुख्यतः किसका अध्ययन करते हैं, तो वस्तु और अवशेषों का। जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, वहाँ पर भी किसने अध्ययन किया था, उसको आगे जानने वाले हैं, इसी क्लास में जानेंगे आगे, ठीक है ना। कैसे जो दयाराम साहनी थे वो कैसे खोज किए, कैसे क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन से लोग थे उसमें, उस चीज़ को भी जानेंगे आगे। तो बने रहिएगा क्लास में, क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले प्रारंभिक लोग मुख्यतः क्या करते थे। देखिए क्या लिखा, नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले जो मुख्यतः लोग जो थे वो क्या करते थे। एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग, थोड़ा सा स्क्रीन पर कुछ आ गया है। हाँ ये कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं लगातार, सही आंसर आप कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। देखिए नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले लोग क्या करते थे, तो वो लोग क्या करते थे, यहाँ पर शिकार ज़्यादातर करते थे, शिकार और संग्रह। देखिए एक समय की बात है, यानी एक समय क्या, पुराने समय में क्या होता था, अधिकतर लोगों का जो जीवन था वो अस्थायी था। उनको एक जगह ऐसे नहीं होता था कि एक जगह आज हमारा यहाँ घर बन गया यहीं हमको रहना है। पहले के लोग क्या करते थे, उनका जीवन जो था थोड़ा एक तरह से अस्थायी ना होकर अस्थायी था। आज यहाँ पर ठहरे हैं, कहीं कहीं कल कहीं और चले जाएंगे, कहीं परसों कहीं और रहेंगे, अगले दिन कहीं और रहेंगे, और जहाँ जाते थे वहीं रुकते थे, वहीं शिकार करते थे, खाते थे, पीते थे, फिर आगे की तरफ निकल जाते थे। तो लोगों के जीवन क्या था, इस तरह से था। बाद में क्या हुआ, खेती वगैरह के बाद में विकसित हुआ, ये सब चीज़ें जो है वो बाद में विकसित हुई, लेकिन उससे पहले जो था शिकार वगैरह करके लोग रहते थे, खाते थे, पीते थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या अगला क्वेश्चन है कि लगभग 8 वर्ष पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों की खेती किस क्षेत्र से शुरू हुई थी। देखिए सबसे पहले बता दें कि क्या पूछा गया क्वेश्चन कि लगभग 800 वर्ष पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों की खेती किस क्षेत्र से शुरू हुई थी। लगभग कितना वर्ष पहले की बात है, 800 वर्ष पहले, ठीक है ना। तो 800 वर्ष पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला इसमें नाम आता है उत्तर पश्चिम का,
उत्तर पश्चिम, इसका आगे और भी डिटेल से हम बताएंगे, डिटेल से बताएंगे कि उत्तर पश्चिम कैसे और वहाँ पर कैसे खेती के प्रमाण मिले थे, उसको भी आगे हम जानने वाले हैं। तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव है तो इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में पढ़ते हैं चीज़ों को, और इसका एक्सप्लेन भी आगे हम कर दूंगा कि कैसे वहाँ पर उत्तर पश्चिमी में जो सबसे पहले गेहूँ वगैरह खेती वगैरह के जो चीज़ें मिली थी और कैसे क्या हुआ था, उसको भी आगे हम जानने वाले हैं। ठीक, तो आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं। लगभग अगला क्वेश्चन क्या है कि लगभग 4700 वर्ष पहले सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे क्या विकसित हुआ था। देखिए बहुत ही एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है कि लगभग 4700 वर्ष पहले सिंधु और सहायक नदियों के किनारे क्या विकसित हुआ था। तो क्या विकसित हुआ था, देखिए तो वहाँ पर देखिए सिंधु नदी जो है, हड़प्पा सभ्यता को पढ़े होंगे, तो यहाँ पर नगर विकसित हुआ था। आगे हम इस चीज़ को और बेहतर तरीके से जानेंगे। प्रारंभिक जो है नगर एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि इसे विश्वविद्यालय वगैरह तो ये सब चीज़ें बाद में आई, लेकिन ये भी उस समय की चीज़ है। लेकिन वहाँ पर क्या था, प्रारंभिक नगर था। मंदिर वगैरह भी बहुत ही कम एक तरह से चीज़ें मिलते हैं पुराने ज़माने में, और खासकर इस जगह की जो बात की गई यहाँ पर नहीं थे, लेकिन हाँ मंदिर के भी चीज़ों को अवशेष मिले हैं, बड़े बड़े गुफा इस तरह चीज़ों का भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्रोत शब्द का प्रयोग किस इतिहास का है, प्रयोग इतिहासकार किसके लिए करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, स्रोत शब्द का जो प्रयोग है वो इतिहासकार किस चीज के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, अतीत से प्राप्त, यानी किसके लिए करते हैं, अतीत से प्राप्त जानकारी को, यानी साधनों के लिए। अतीत से प्राप्त, स्रोत मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने कुछ किताब पढ़ा होगा, कोई भी किताब आप मान सकते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं, बस ऐसे कुछ नहीं है इसमें, ऋग्वेद हो गया, ठीक है ना। अब इसके बहुत से इसमें कुछ लोग आए जो इसमें से कुछ चीज़ें निकाले, वो क्या बोले कि हमें ऋग्वेद के स्रोत से पता चला है कि ऐसे यहाँ पर ऐसा हुआ था। तो इस तरह से क्या बोलना, समझने की कोशिश की क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है कि स्रोत शब्द का प्रयोग इतिहासकार किसके लिए करते हैं, स्रोत, ठीक है ना। तो स्रोत किस लिए करते हैं, अतीत, अतीत मतलब क्या होता है, पुराने समय में जो चीज़ें खत्म हो गई, बीत गई है, समय खत्म हो गया का, कोई भी चीज़ हुआ है पुराने समय में, उसी को हम अतीत बोलते हैं। अतीत, उसको क्या बोलते हैं, अतीत बोलते हैं। तो यहाँ पर अतीत की जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए इतिहासकार क्या करते हैं, स्रोत का प्रयोग करते हैं, स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। आखेट, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखेटक खाद्य संग्राहक भोजन के लिए क्या करते थे। आखेटक का अर्थ क्या होता है, आखेटक का अर्थ क्या होता है कि कहीं आपने फिल्म वगैरह सीरियल वगैरह में देखा होगा कि जो कुछ लोग होते हैं को शिकार पर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, शिकार पर जाते हैं, सॉरी शिकार पर जाते हैं, शिकार पर जाते हैं, उसी को हम आखेट वो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आखेट भी बोलते हैं, यानी आखेट भी बोलते हैं। कहीं जाकर शिकार करना, पहले के ज़माने में क्या था कि जैसे अभी के जितना संसाधन नहीं थे, तो लोग ज़्यादातर जंगल में जाते थे, ज़्यादातर तीर धनुष वगैरह होता था, तीर धनुष से किसी चीज़ का शिकार करते थे, उसको पकड़ कर लाते थे। आग भी नहीं था उस समय में, आग तो बाद में आया, और आग से पहले क्या था कि शिकार करते थे और वैसे ही अपने नाखून वगैरह के चीर चाड़ कर कैसे भी इसको निकाल कर हम खा जाते थे, चीज़ों को पेट भरते थे, फल मूल वगैरह खाते थे, तो ये सब चल करके जीवन अपना चलाते थे। तो यहाँ पर क्या है, आखेटक खाद्य संग्राहक मुख्यतः भोजन के लिए क्या करते थे, तो क्या करते थे, पशुओं और खाद्य संग्रहों का एक तरह से शिकार करते थे। खासकर इसमें जानवरों का शिकार करके वो अपना भूख मिटाते थे, खाना खाते थे। वो भी ज़्यादातर कच्चा ही खाना खाते थे, क्योंकि आग का नहीं आने तब, जब आग आ गया उसका पकाते थे, लेकिन आग से पहले क्या करते थे, कच्चा ही उनको खाना पड़ता था। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, आखेटक आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पर पूछा गया है कि आखेटक जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पर क्यों जाते थे, क्यों जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो भोजन के लिए, पानी की तलाश में, बहुत सी चीज़ें थी जिसमें आप बोल सकते हैं भोजन के लिए जाते थे, पानी की तलाश में जाते थे। और इस तरह से क्या होता था, उनका जीवन जो था अस्थाई ना होकर अस्थाई था। मैंने पहले ये बताया है कि जीवन क्या था, अस्थाई था, अस्थाई नहीं था।
अस्थाई जो था वो नहीं था। उनका जीवन जो था एक तरह से था अस्थाई था, और वह एक जगह पर कहीं नहीं रहते थे। आज यहाँ पर रहें, कल कहीं और निकल जाते थे, कल कहीं और कुछ खोजते थे, कहीं और कोई शिकार करते थे और वहाँ खाते थे, जीवन अपनी जीते थे। तो इस तरह से उनका जीवन क्या था, अस्थाई था। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है प्रारंभिक, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रारंभिक लोगों के लिए जल का प्रमुख स्रोत था। प्रारंभिक लोगों के लिए जल का स्रोत क्या था, तो इसमें बताइए क्या था। केवल कुएं थे? नहीं थे केवल कुएं। क्या था? केवल कुएं नहीं थे, झीलें, झरने और नदियाँ, या केवल समुद्र, केवल तालाब। देखिए अब क्या था, समुद्र का पानी तो पी नहीं सकते हैं, पानी क्या होता है, खारा पानी होता है, एक तरह से नमकीन होता है, तो इसको पी नहीं सकते, ज़्यादा पीजिएगा, पी भी लीजिएगा थोड़ा बहुत तो बीमार पड़ जाइएगा। तालाब, केवल तालाब तो होते नहीं थे, और कुएं भी बहुत कम होते थे। क्या ज़्यादातर क्या होती थी, झीलें होती थी, झरने होते थे, नदियों से लोग पानी पीते थे। तो आज के समय में क्या हो गया है कि नदी का पानी आप पी पाइएगा कभी? आज के समय में नहीं पी पाइएगा। यमुना नदी का हाल देखिए, गंगा नदी का हाल देखिए, क्या है, पी सकते हैं भाई, गंगा का पानी नहीं पी सकते हैं, पिएगा बीमार पड़ जाइएगा। कौन बोल रहा है पी सकते हैं? पी सकते हो भाई? नहीं पी सकते, बिल्कुल। देखिए अभी की क्या, पूरा जो जल है वो दूषित हो चुका है, इसलिए इसको पानी नहीं पी सकते थे। लेकिन पहले क्या था, इसमें कोई प्रदूषण नहीं था, तो झील, झरने, नदी वगैरह का पानी लोग ऐसे ही उठाकर हाथ में लिए और पी लेते थे। अपने महाभारत रामायण वगैरह में देखा भी होगा कि कैसे लोग जाते थे कहीं दूर दूर, नदी वदी बह रही है, उसमें से पानी लिए, पी लिए, चल दिए। तो ऐसे होता था। अभी के पानी आप पी नहीं सकते, नदियों का पानी। कितने तो कल और जो नल जल का पानी भी आता है उसमें भी गंदा पानी होता है कितना। तो अब नदी की बात तो अलग छोड़ दीजिए। ठीक, अगले क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिए भीमबटक किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबटक, देखिए आप लोगों को एक तरह से प्राचीन हिस्ट्री में भी इस चीज़ को पढ़े होइएगा, मैं आपको बताता हूँ। भीमबटक किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर देखिए, भीमबट्टे की गुफाओं से शैल चित्र का प्रमाण मिले थे। शैल चित्र का प्रमाण मिले थे, किसके गुफाओं से मिले थे? तो भीमबट्टे की गुफाओं से मिले थे। ठीक है ना? और भीमबट्टे की गुफाओं से जो शैल चित्र का प्रमाण मिले थे, वो एक तरह से आप प्राचीन हिस्ट्री जब पढ़िएगा तो वहाँ पर भी इस चीज़ को पढ़ना है, वहाँ पर बहुत ही डिटेल से पढ़ना है। तो उस चीज़ को भी आगे हम जानेंगे जब उसको डिटेल में जाएंगे चीज़ों को। लेकिन अभी जान लीजिए कि भीमबट्टे की जो गुफाएं हैं वो वहाँ से क्या चीज़ का प्रमाण मिला था, तो वहाँ से मिला था शैल चित्र का प्रमाण मिला था। ठीक है, चलिए कोई ना। क्या है, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। तुम तो ना आपस में बात क्या लग, चलिए कोई बात नहीं कीजिए। देखिए तो गुफाओं का प्रमाण कहाँ से मिला था? शैल चित्रों से मिला था, यानी भीमबट्टे गुफाओं का, भीमबटक से। आगे देखिए, करनूल की गुफाओं में करनूल की गुफाओं में किसके अवशेष मिले थे? करनूल यहाँ पे लिखा हुआ है, किसके जो गुफाएं हैं इसमें किसके अवशेष मिले थे? करनूल की गुफाएं। देखिएगा, ध्यान समझिएगा इस चीज़ को। करनूल की गुफाएं जो थी उनमें किसका अवशेष मिले थे? तो यहाँ पर राख के अवशेष मिले थे। राख, राख समझते हैं, यानी आग जो जलाया जाता है, यानी आग जो जलाया जाता है, आग जो जलता है और जलने के बाद जो शेष बचता है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं राख। और राख का प्रमाण मिला था कहाँ से? तो कुरनूल की गुफाओं से। कुरनूल की गुफाओं से, कुरनूल की गुफाओं से किसका मिला था? राख का प्रमाण मिला था। ठीक है ना? राख का प्रमाण मिला था, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, और कुछ लोग उस समय से कमेंट कर रहे हैं, सर ये जो आप क्लास करा रहे हैं, जो हम लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, तो हमको ये पीडीएफ कहाँ से मिल सकता है? ये पूरा क्लास पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आपको जाना है टेलीग्राम चैनल पे, मैं टेलीग्राम चैनल का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, आप जाइएगा, वहाँ पर आप सर्च कीजिएगा, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ। परीक्षा वाला टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल पे लिंक है, और वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है? तो करनूल की गुफाओं से किसका अवशेष मिले थे? राख, यानी राख के अवशेष मिले थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आग का उपयोग
प्रारंभिक आग का उपयोग प्रारंभिक लोग किस कार्य के लिए करते थे? देखिए आग का उपयोग जो है वो प्रारंभिक लोग जो थे वो किस कार्य के लिए करते थे? आग का उपयोग देखिएगा, ध्यान समझिएगा, आग का जो एक तरह से उपयोग था वो किसके लिए करते थे? पानी लाइए, एक मिनट बाद पानी पी लेने दो। देखिए आग का उपयोग किसके लिए करते थे लोग? तो प्रकाश के लिए करते थे, बिल्कुल करते थे। ठीक, प्रकाश यानी देखिएगा लाइट के लिए, जैसे कि रोशनी जहाँ जहाँ पर जैसे रहते थे पहले के लोग, क्या था? अस्थायी जीवन था, अस्थायी जीवन था। अस्थायी जीवन में क्या था? अस्थायी जीवन में जहाँ पर जो रुकते थे, मान लीजिए आप यहाँ पर चले कहीं रुक रहे हैं तो वहाँ पर सबसे पहले क्या करते थे? आग जलाते थे, ताकि क्या हो? प्रकाश हो। और मांस भूनने के लिए भी करते थे। अगर आग का आविष्कार हुआ तो उसके बाद से लोग पका कर खाने लगे मांस को। पहले कच्चा खाते थे लेकिन बाद में पका कर खाने लगे। तो क्या था? आग का उपयोग किसके लिए करते थे? प्रकाश के लिए भी करते थे, मांस वगैरह भूनने के लिए भी करते थे, उसको बनाने के लिए करते थे। और तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है? खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी इसका प्रयोग करते थे। खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो करते थे किसका प्रयोग? आग का प्रयोग करते थे। यानी ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो यानी हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? डी, यानी उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी जो लाइनें हैं सही हैं। इस सब के लिए क्या करते थे? मनुष्य जो थे वो आग का प्रयोग करते थे। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पुरास्थल किसे कहा जाता है? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय भी हमने बताया था कि पुरास्थल किसे कहा जाता है। ठीक, तो उसको भी जान लेते हैं। देखिए पुरास्थल किसे कहते हैं? जहाँ केवल मंदिर हो उसको पुरास्थल बोलतेंगे? नहीं बोलेंगे। जहाँ औजार बर्तन और भवनों के अवशेष मिलते हो, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ औजार बर्तन और भवनों के अवशेष मिलते हो उसको क्या बोलते हैं? पुरास्थल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरास्थल बोलते हैं। किसको बोलेंगे? जहाँ पर औजार बर्तन भवनों के अवशेष मिले उसी को क्या बोलते हैं? पुरास्थल बोलते हैं। ठीक है ना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नवपाषाण काल, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? नवपाषाण युग का आरंभ लगभग कब हुआ? कब हुआ? नवपाषाण काल ये बोल सकते हैं। युग का प्रारंभ जो था वो कब हुआ था? तो आज से लगभग लगभग 10,000 वर्ष पहले। आज से लगभग लगभग 10,000 वर्ष पहले हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कौन शामिल था? कौन शामिल था? बहुत ईजी क्वेश्चन, सब लोग बता देंगे, सब लोग पढ़े होंगे इस चीज को। बिल्कुल, कुत्ता जो था वो शामिल था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी, कुत्ता जो है शामिल था। किसके लिए? तो सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में शामिल कौन है? तो कुत्ता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। मेहरगढ़ के लोग किन फसलों की खेती और किन पशुओं का पालना सीखा? मेहरगढ़ के जो लोग थे वो सबसे पहले किस फसल की खेती और कौन से पशुओं को पालना सीखा था? तो सबसे एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम वगैरह में आने वाले क्वेश्चन है और एग्जाम में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है वो गेहूं की खेती यहाँ से प्राप्त अवशेष मिले थे और साथ ही भेड़ बकरी वगैरह को लोग क्या करते थे? पालते थे। ठीक है ना? कहाँ से पालते थे? भेड़ बकरी वगैरह का। चावल जो एक तरह से है, हाथी तो नहीं यहाँ पर, लेकिन चावल का सबसे ज़्यादा खेती जो था वो आज के पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है वहाँ से प्राप्त हुए थे, इसका अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा आ गया। देखिए हड़प्पा पुरास्थल की खोज लगभग कितने वर्ष पहले हुई? हड़प्पा देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा। हड़प्पा पुरास्थल की खोज लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? तो कितने वर्ष पहले हुई थी? 47। देखिए इसमें जो है हमको लगता है कि ऑप्शन जो है गलत दिया गया है, गलत इसमें आ गया ऑप्शन। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। मैं यहाँ पे एक ऑप्शन लिखता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि सभी ऑप्शन जो है वो गलत डाला गए हैं। शायद जो बनाए हैं वो गलत, थोड़ा गलती हो जाता है, एक ऑप्शन गलत कर दिए, लेकिन कोई ना, मैं आपको बताता हूँ।
लगभग 4700 वर्ष पहले, ठीक है ना, 4700 वर्ष पहले हड़प्पा पुरास्थल की खोज लगभग कितने वर्ष पहले हुई? तो 4700 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? 4700 वर्ष पहले। याद रहेगा ना? याद रहेगा? ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ भी हूँ, याद रहना चाहिए, ठीक। और आगे इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसको गलत मैं कर देता हूँ। राइट ऑप्शन जो है मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, इसको अब ध्यान दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के नगर लगभग कितने वर्ष पहले विकसित हुए? हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं वो लगभग कितने वर्ष पहले विकसित हुए? देखिए मैं एक चीज़ देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा पुरास्थल की खोज लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? कितने वर्ष पहले हुई थी? तो हुई थी हमारा क्या लिखा? हड़प्पा पुरास्थल की खोज लगभग कितने वर्ष पहले हुई? तो 150 वर्ष पहले हुई। कितने वर्ष पहले हुई? 150। क्या लिखा गया है? हड़प्पा पुरास्थल की खोज लगभग कितने वर्ष पहले हुई? 150, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के नगर लगभग कितने वर्ष पहले विकसित हुए हैं? कितने वर्ष? अगर कार्बन डेटिंग के हिसाब से बात करें तो कार्बन डेटिंग के हिसाब से 4700 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? 4700 वर्ष पहले, यानी हमारा हो जाएगा क्या? हमारा हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो इसकी जो खोज किया था, तो खोज किसने किया था? खोज किया था दया राम साहनी। दया राम साहनी। कब किया था? तो इसका खोज कब हुआ था? 1921 में हुआ था, ठीक है ना, 1921 में हुआ था। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में। और कितने वर्ष पहले? तो 47 ईयर्स पहले इसकी हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा नगरों का ऊंचा भाग क्या कहलाता था? ऊंचा भाग को क्या बोलते थे? नगर दुर्ग बोलते थे। क्या बोलते थे? नगर दुर्ग बोलते थे। निचला अगर नहीं होगा, ये बाजार भी नहीं होगा, बंदरगाह भी नहीं होगा। अब दुर्ग का मतलब क्या होता है? जो मान लीजिए आपका घर है, घर का सबसे ऊंचा जो जगह होता है उस पर लोग दुर्ग बनाते थे। पहले के जैसे चित्तौड़ का दुर्ग का नाम सुनिएगा, ऐसे बहुत ही फेमस फेमस दुर्ग हैं। तो दुर्ग मतलब होता था कि अगर कोई बिल्डिंग है, कोई महल है, उसका सबसे जो ऊपरी हिस्सा है उस पर क्या करते थे? दुर्ग लोग बनाते थे। और यहीं पर खड़ा होकर देखते थे कि कोई कहीं से इधर से अगर कोई आ भी रहा है, कोई सैनिक को लेकर आ रहा है, कोई लड़ाई लड़ने आ रहा है, तो यहीं से लोग बैठकर खड़ा होकर देखते थे। और कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती थी तो यहाँ से लोग जाकर सैनिक जो जाते थे अपने राजा को बताते थे, और जो भी चीज़ें थी बचाव के लिए लोग करते थे। क्या है? दुर्ग का मतलब यही होता है कि जो आपका नगर है, आपका घर है, उसका सबसे जो ऊपरी हिस्सा जो है, जहाँ से काफ़ी दूर तक हम देख सकते हैं, उसे ही बोलते हैं दुर्ग बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नगर दुर्ग सामान्यतः कहाँ बनाया जाता था? देखिए अब क्या अभी मैंने बताया कि नगर और दुर्ग सामान्यतः कहाँ बनाया जाता था। क्या लिखा गया है? नीची भूमि पर? बिल्कुल नहीं, गलती ऑप्शन। ऊंचाई भूमि पर, नदी के अंदर, या समुद्र में? बिल्कुल नहीं, नदी के अंदर बनाया जाएगा? नहीं बनाया जाएगा। समुद्र में भी नहीं बनाया जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत। यानी ऊंचाई पर, जितना ज़्यादा ऊंचाई उतना अच्छा आपका दुर्ग। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? क्या है दिक्कत है आपको? देखिए कहने का मतलब क्या है कि दुर्ग का मतलब वो होता है, बैठ जाइए मैं बताता हूँ। दुर्ग का अर्थ वो होता है कि जो सबसे ऊंचे जगह पर बनाया गया हो। अगर एक यहाँ पर हम बना दें एक महल है, एक तरह से सुन लीजिए, मैं महल एक तरह से हमारा एग्जाम्पल लीजिए, महल का एग्जाम्पल है। और एक महल है और इसमें सबसे जो ऊपरी हिस्सा जो होगा, सबसे जो ऊपरी हिस्सा होगा, या फिर लोग कहते हैं कि महल से थोड़ा सा दूर पे एक दुर्ग बनाया जाता था जो सबसे ऊपरी हिस्सा पर होता था। और इस दुर्ग से क्या होता था? इस पर कुछ सैनिक वगैरह हमेशा बैठे रहते थे। और ये देखने का काम था कि चारों तरफ देखते रहना कि कोई किधरों से सैनिक उनिक तक कोई सेना, किसी राज्य की सेना हम पर अटैक करने तो नहीं आ रही है। और दुर्ग से
बहुत दूर दूर तक देखे जाते थे। वहाँ पर दूरबीन वगैरह से लोग प्रयोग करते थे और बहुत दूर की चीज़ें देखते थे ताकि पता चल पाए कि कोई दूर से कहीं से आ तो नहीं रहा है सैनिक वगैरह लेकर। कुछ पता चलता था ना तो क्या करते थे, तो जल्दी से जाकर महाराज को बताते थे और वहाँ से लड़ाई वड़ाई की जो भी चीज़ें थी वो लोग करते थे। ठीक है, तो ऐसा होता है दुर्ग। समझ में आया? यहाँ पर क्या हो जाएगा, नगर दुर्ग सामान्यतः कहाँ बनाए जाते थे, तो कहाँ बनाए जाते थे, ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। देखिए आगे, मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध तालाब क्या कहलाता था, राजकुंड कहलाता था, बिल्कुल गलत, नहीं कहलाता था। पुष्कर कहलाता था, नहीं कहलाता था। जलमहल कहलाता था, जलमहल भी नहीं कहलाता था। तो क्या कहलाता था बाबू, महान स्नानघर कहलाता था। आप लोग याद रखिए, मोहनजोदड़ो का जो प्रसिद्ध तालाब था वो क्या कहलाता था, महान स्नानघर कहलाता था, महान स्नानघर। ठीक, आगे चलिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, महान स्नानघर में पानी का रिसाव रुकने के लिए किसका प्रयोग लोग करते थे। देखिए, लकड़ी का प्रयोग से पानी पानी रुक सकता है, बिल्कुल नहीं रुक सकता है। क्या मिट्टी से पानी रुक सकता है, बिल्कुल नहीं रुक सकता है। कपड़ा से पानी रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। पानी किससे रोकते थे, तो प्लास्टर और उसके ऊपर चारकोल की परतें लगाकर। देखिए क्या करते थे, चारकोल की जो परतें हैं उसके लेप लगाते थे और उससे क्या होता था कि वो पानी रुक जाता था, जिससे उसका स्नानघर बनता था ताकि पानी बाहर ना जाए। समझे, यानी महान स्नानघर में पानी का रिसाव यानी पानी के बाहर जाने को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो प्लास्टर का प्रयोग करते थे और उसके ऊपर चारकोल की परत लगाते थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, लोथल किसके लिए महत्वपूर्ण था। बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन है, लोथल जो है किसके लिए एक तरह से महत्वपूर्ण था। लोथल, लोथल पहले बताइए, ये जो लोथल है ये लोथल कहाँ है, आज के गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में है। आपसे कोई पूछे कि बताइए लोथल कहाँ है, लोथल कहाँ है, तो कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है ना, लोथल कहाँ है, गुजरात में है। और सबसे ज्यादा क्या पूछा गया है, देखिए पूछा गया है कि लोथल जो है किसके लिए महत्वपूर्ण था। लोथल जो है वो किसके लिए महत्वपूर्ण था, किसके लिए, शिल्प और व्यापार केंद्र के लिए, व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है ना। आप लोग को याद रखना है कि अधिकतर जो व्यापार थी सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़िएगा तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि लोथल जो है गुजरात में है और इसमें क्या होता था, अधिकतर ये व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखिए आगे, अगला क्वेश्चन है, लोथल में किसका प्रमाण मिलता है, लोथल में किसका प्रमाण मिलता। लोथल, देखिए थोड़ा एक मिनट रुक जाइएगा, लोथल में किसका प्रमाण मिलता है, लोथल में किसका प्रमाण मिलता है। स्तूप का प्रमाण मिलता है, बिल्कुल नहीं। स्तूप का प्रमाण मिलता है, नहीं मिलता है। लोहे का स्तंभ, बिल्कुल नहीं। विश्वविद्यालय, बिल्कुल नहीं। लोथल में किसके मिलते हैं, बंदरगाह, यानी जहां व्यापार होगा वहां पर बंदरगाह होगा ही होगा। सिंपल सी क्वेश्चन, सिंपल सा कॉमन सेंस वाला सवाल है। अभी हमने क्या कहा, लोथल से व्यापार अगर होते थे तो व्यापार अगर होते हैं तो बंदरगाह तो होगा ही होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा नगरों में नालियों का निर्माण किस प्रकार किया गया था। हड़प्पा जो नगर था, आप देखिए हड़प्पा जो नगर था, इसमें नगर का जो नालियों का निर्माण जो था, उन नालियों का निर्माण किस प्रकार किया गया था। देखिए क्या ऑप्शन में है, बिना ढाल के या ढकी हुई और ढलान वाली, केवल लकड़ी से, केवल मिट्टी से। देखिए केवल मिट्टी से बिल्कुल गलती है, बिना ढाल के ये भी गलती है, केवल लकड़ी से भी नहीं बन सकता नाली, ये भी गलती है। ढकी हुई और ढलान वाली, अब ढकी हुई नाली यानी ऊपर से पूरा ढका हुआ है ताकि बाहर भी उसकी गंध व्यापी जो भी चीजें है ना आए, और ढलान वाली ताकि पानी रुके नहीं। जैसे कि ढलान से मतलब समझते हैं, एक नाली है इस प्रकार बनी है और ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रही है यानी हल्का इसका नीचे की तरफ झुकते चली जा रही है, यानी ढलान वाली। यानी आपसे कोई पूछे कि हड़प्पा नगरों में नालियों का निर्माण किस प्रकार किया गया था, तो ढकी हुई और ढलान वाली। क्या, ढकी हुई ढलान वाली। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किन धातुओं से वस्तुएं बनाते थे। आपने पढ़ा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, तांबा और कांसा। तांबा और कांसा, आंसर नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
ऋग्वेद किस प्रकार की रचना है? ऋग्वेद जो क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऋग्वेद के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा, बताइए कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए लोग। ऋग्वेद क्या है एक प्रकार का? अरे ऋग्वेद जब उसमें आइएगा तो क्या है, ऋग्वेद जो है वेद है, महाकाव्य बोल रहे हैं लोग, गलती है भाई, पागल हो तुम लोग, पागल हो। इसमें बताइए कि आगे क्या, इसमें अगर हम बोले ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में पहले ही आ गया वेद, ये तो वेद है ही है। तो तुम बोल रहे हो भाई महाकाव्य है, कोई बोल अजीब अजीब ऑप्शन आ रहे हैं, कोई सी भी बोला भाई नाटक है यार, गजब हाल करते हो तुम लोग। भाई देखिए, ऋग्वेद किस प्रकार की रचना है, तो एक तरह से वेद है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक। और ऋग्वेद के बारे में भी जानेंगे आगे और डिटेल से। देखिए ऋग्वेद का प्रारंभ में क्या, सॉरी, ऋग्वेद का प्रारंभ में क्या किया जाता था, क्या किया जाता था? देखिए मुद्रण, पाठ्य उच्चारण और श्रवण, केवल चित्रण या अनुवादन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइए थोड़ा इसका भाई। इसमें क्या होता है, मंत्र पूजा पाठ की अगर बात की गई है, मंत्रों की बात की गई है, तो क्या किया जाएगा, पाठ्य उच्चारण किया जाएगा। इसमें दूसरा क्या, चित्रण देखिएगा या अनुवाद, ये तो हो ही नहीं सकता, होगा भी ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये सब चीजें नहीं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाठ्य उच्चारण और श्रवण, ठीक। अगला देखिए, ऋग्वेद की भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? देखिए ऋग्वेद की जो भाषा है यानी संस्कृत है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, भारोपीय भाषा ही बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा भारोपीय, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में वैदिक काल में जन शब्द किससे संबंधित था? वैदिक काल में जन शब्द, देखिए जन मतलब क्या होता है, आज वैदिक काल छोड़िए, लेकिन आज बताइए जन का मतलब क्या होता है? जन, जनगणना नहीं पढ़े हैं वैदिक काल में? अरे भाई जनगणना पढ़ा है सर ना, सॉरी जनगणना पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव बोल देते हैं कभी कभी, सॉरी। देखिए वैदिक काल में जन शब्द किसके संबंधित था? तो अभी भी वही है, वो उसका भी वही। जन मतलब क्या होता है, जहाँ पर ज्यादा लोगों का समूह हो, जन समूह वगैरह बोलते हैं, यानी समूह है लोगों से। क्या होता है, केवल शहर वगैरह, इसमें पूरा गलत ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए, यानी समूह और लोग। जन मतलब क्या होते हैं, लोग, जनता, लोग, जनता, जन जन जनगण मन, लोग ही बात होती है, ठीक। आगे देखिए, मेगालिथिक कब्रों में मृतकों के साथ वस्तुएं क्यों रखी जाती थी? अब देखिए एक पुरानी परंपरा, परंपरा कहेंगे या फिर अवधारणा बोले, जो भी बोले, क्या लिखा गया है कि मेगालिथिक कब्रों में मृतकों के साथ कुछ वस्तुएं रखी जाती थी। अब इसके पीछे एक कहानी मैं थोड़ा बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन को बताऊंगा। लोग क्या जानते थे कि लोग जो मर जा रहे हैं उनका कोई ना कोई इच्छा रहा होगा, कुछ ना कुछ एक तरह से उनकी जहाँ स्वर्ग जाएंगे, जहाँ पे जाएंगे मरने के बाद, उनकी कुछ चीज़ों की, किस वस्तु की आवश्यकता होती होगी। इसलिए क्या करते थे, उनके जो लोग होते थे, उनके जो पूर्वज होते, उनके जो वंशज होते थे, कुछ सामान को उनके कब्र में रख देते थे, ताकि लगे कि भाई वो जाएंगे जहाँ पर, जहाँ स्वर्ग जाएंगे तो वहाँ पर उनको उस चीज़ की आवश्यकता पड़ सकती है। ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, सजावट के लिए, बिल्कुल नहीं, मरने के बाद भाई जाकर सजावट करेंगे, मरने के बाद क्या करेंगे, सजावट करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक। परलोक में देखिए आगे लिखा है, परलोक में उपयोग की धारणा के कारण, बिल्कुल यही इसका ऑप्शन होगा। परलोक में क्या, उपयोग की धारणा के कारण लोगों को लगता था कि अगर परलोक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, तो वहां पर उनकी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन आज अगर बताइए कि अगर हम अगर बात करें इस हमारे जनरेशन की, तो सबसे ज़्यादा लोगों की जरूरत क्या होती है, मोबाइल होता है ना। तो मोबाइल होता है, मोबाइल चलता किससे है? मोबाइल में चलिए, अगर मोबाइल है आपके पास, सिम नहीं है, थोड़ा बहुत गेम खेल लीजिएगा, ऑफलाइन में बहुत से गेम आते हैं, खेल लीजिएगा, लेकिन सबसे बड़ा जरूरी है चार्जर। एक हमने कहीं मीम देखा था, या फिर शायद कहीं वीडियो वगैरह में देखा था कि बोला था कि ठीक है महाराज हमको मार रहे हैं तो मार दीजिए, लेकिन मोबाइल तो मेरे पास ही है, मोबाइल तो मेरे पास ही है, तो लेके जाएंगे ही आपके साथ, लेकिन मेरा चार्जर ला दीजिएगा। तो इस तरह से चीज़ें हैं अभी के समय में, लेकिन मैं मजाक कर रहा हूँ। तो उस समय क्या था, एक तरह धारणा बना हुआ था कि परलोक में क्या होगा कि वस्तुओं का उपयोग लोग करेंगे, लेकिन एक तरह से अवधारणा थी, ऐसा कुछ होता नहीं है, और इसके चलते लोग कब्र में रख देते थे। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि महापाषाण काल कब्रों में
अक्सर किस धातु की वस्तुएं मिलती थी? अगर बता की बात करें कि लोग जो जिन लोगों को कब्रों में दफनाते थे उनमें कौन कौन सी वस्तुएं रखी जाती थी और खासकर धातु क्या था? देखिए, लोहा का था, लोहा का था, बिल्कुल। जितने भी जी चीज़ें उसमें मिलते थे वो ज़्यादातर लोहे के मिलते थे। प्लास्टिक एल्युमिनियम ये सब तो उस समय ज़्यादा प्रचलन में ही नहीं था, और ज़्यादातर जो चीज़ें थी लोहा की थी, और लोहा जो था एक तरह से उनके साथ मिलते थे। लोहा के औजार हो गया, इस तरह की चीज़ें, बहुत सी चीज़ें कब्र में से मिले हुए हैं। आगे देखिए, पुरानी कब्रों के अध्ययन से क्या जानकारी मिलती है? पुरानी कब्रों के अध्ययन से क्या जानकारी मिलती है? तो सामाजिक भिन्नताओं के बारे में मिलती है, केवल मौसम के बारे में मिलती है, केवल नदियों के बारे में मिलती है, केवल भाषा के बारे में मिलती है? बिल्कुल सभी गलती हैं, सभी गलती हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा सही? ए हो जाएगा, सामाजिक भिन्नताओं का। सामाजिक भिन्नताओं मतलब क्या कि समाज में कैसी कैसी भिन्नताएं थी, कैसे लोग सोचते थे, कैसे लोग करते थे कि भाई अगर मर जाएंगे कुछ लोग, मरेंगे तो उसमें क्या होगा कि कुछ जाएंगे, अगर जहाँ पर लोग जाएंगे तो उनको कुछ चीज़ की आवश्यकता होगी। एक तरह से समाज में ऐसी अवधारणाएं बनी हुई थी। ठीक है ना, कोई ना, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पुरातात्विक कब्रों में, पुरातात्विक कब्रों में वस्तुओं की संख्या देखकर किस बात का अनुमान लगा सकते हैं? क्या लिखा गया? पुरातात्विक जो कब्रें थी उसमें वस्तुओं की संख्या देखकर किस बात का अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए क्या आगे ऑप्शन में क्या क्या दिया है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पुरानी कब्रें में, आप देखिए ऑप्शन में क्या क्या है। भाषा का विकास, बिल्कुल नहीं। समुद्र की गहराई, बिल्कुल नहीं। भविष्य का मौसम, बिल्कुल नहीं। सामाजिक स्थिति में अंतर, बिल्कुल बिल्कुल इसका सामाजिक स्थिति में अंतर ही ऑप्शन क्या होगा, जहाँ क्या लिखा होगा? पुरातात्विक कब्रों में वस्तुओं की संख्या देखकर किस बात का अनुमान लगाया जा सकता है? तो भाषा का अनुमान लगाइएगा, उसमें कुछ भाषा का थोड़ा लिख कर रखा जाता था। उसमें क्या किसी समुद्र की गहराई का एक चित्रपट लिखा जाता था थोड़े, कि भाई एक शैली लिख दिए हैं, उसमें लिख कर रख दिए भाई इतना गहराई है, वो है, कुछ नहीं लिखा। उसमें सिर्फ सामाजिक स्थिति में अंतर है, यानी समाज में कैसी कैसी अवधारणा है, समाज के लोगों की मानसिकता क्या है, समाज क्या सोचता था, उसके बारे में वहां से जानकारी मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में किस प्रकार के लोगों का उल्लेख मिलता है? देखिए, बहुत ही एक तरह से इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऋग्वेद में किस प्रकार के लोगों का उल्लेख मिलता है? आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए इसका ऑप्शन सही कौन सा हो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया थोड़ा देर पहले। ऑप्शन नंबर सी 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 होगा। चलिए देख लेते हैं। एक बोल रहा है बी होगा सर। चलिए देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया, ऋग्वेद में किस प्रकार के लोगों का उल्लेख मिलता है? राजाओं और योद्धाओं का उल्लेख मिलता है, सामान्य लोगों का उल्लेख मिलता है, या दोनों? सी दोनों, ए और बी। केवल व्यापारियों का, बिल्कुल केवल व्यापारी तो होबे नहीं करेगा। कौन सा ऑप्शन सही होंगे? तो ए सही होगा, बी सही होगा, और सी में क्या दिया गया? दोनों, ए और बी, यानी सी हमारा राइट आंसर है। और ए और बी यानी राजाओं और योद्धाओं का मिलता था, सामान्य लोगों का भी मिलता था। ठीक है ना, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला देखिए, सूत किससे संबंधित था? सूत जो था वो किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था? रथ चलाने से, रथ चलाने वाले से, किसान से, व्यापारियों से, या पुरोहित से? अब बताइए आप, सूत किससे संबंधित था? बहुत ईजी है भाई। सूत जो संबंधित था वो रथ चलाने वालों से, ये किसान से नहीं था, व्यापारियों से नहीं था, ना ही पुरोहित से था। अच्छा, पुरोहित का अर्थ क्या होता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा, पुरोहित का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? आप कमेंट में बताइए इसका अर्थ आके होता क्या है। ठीक है, अर्थ क्या होता है इसका, आप लोग बताइए कमेंट में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है कि लगभग 3000 वर्ष पहले किस प्रकार के नए शासक उभरने लगे? लगभग 3000 वर्ष पहले किस प्रकार के नए शासक उभरने लगे थे? राजा, व्यापारी, पुरोहित, या शिल्पकार? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। अगर हम जब भी बोलेंगे शासक, तो शासक जहां आ गया वहां तो राजा की ही बात होगी ना। ठीक, लेकिन क्या था कि जो एक तरह से इसी चीज को आगे थोड़ा बढ़िएगा
तो व्यापार में भी आ जाएंगे, क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई थी वो अपना भी आधिपत्य जमाई थी, तो व्यापार से के लिए आई थी। उसका जो मुख्य जो उद्देश्य था व्यापार करना, इंडिया से बहुत से धन कमा 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 इंडिया को लूट लूट कर लेकर जाकर अपने देश में रखे। आगे बढ़ेंगे तब, लेकिन अभी तक आप इतना समझिए कि राजाओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। आगे देखिए, महाजन पदों की संख्या कितनी थी? भाई इतना इजी है, 16 महाजन पद आज हम पढ़ते आ रहे हैं, कितना दिनों से पढ़ते आ रहे हैं भाई, 16 महाजन पद है, 16 महाजन पद है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, महाजन पदों के राजा अपनी शक्ति दिखाने के लिए क्या बनवाते थे? अब क्या बनवाते थे, क्या बनवाएंगे? केवल सड़कें बनाते थे, केवल बाजार, केवल मंदिर या किले? सबसे इंपॉर्टेंट बताइए, किससे ज्यादा उनकी पहचान बढ़ती थी? तो किले बनाते थे भाई, मंदिर ही बनवाते थे, लेकिन उनकी जो एक तरह से ज्यादातर बनाते थे वो किले बनाते थे। सॉरी, इसको मैं काट दिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, किले। जो भी पीडीएफ है आपको मिल जाएगा, घबराना नहीं है। बहुत से लोग बार मैं एक बार बोल दिया कि ये जो पीडीएफ आपको है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं ज्वाइन किया अभी तक तो वहां पर आपको मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, किलो के निर्माण के लिए मुख्यतः किन वस्तुओं की आवश्यकता होती थी? किलो के निर्माण के लिए, किलो के निर्माण, किलो कौन? केजी वाला किलो? कौन केजी वाला किलो की बात हो रही है? नहीं भाई, किला, दुर्ग, इस तरह से समझिए। किला, लाल किला का नाम सुने हैं? वैसे ही किला की बात पूछ रही है, पूछा गया है। आवश्यकता किसकी होती थी? ईंट और पत्थर की, केवल लकड़ी की, केवल कपड़ा की, केवल धातु की? बताइए, केवल धातु से बनेगा किला? बिल्कुल नहीं बनेगा। बनेगा? अरे नहीं बनेगा भाई, कपड़ा से नहीं बनेगा, केवल लकड़ी से नहीं बनेगा। किससे बनेगा? ईंट और पत्थर से बनते थे। उसमें लकड़ी का भी प्रयोग होते थे, लेकिन मुख्यतः किसका प्रयोग होता था? ईंट और, ईंट और किससे? बिल्कुल सही, ऑप्शन आपका सही है, ईंट और पत्थर से। चलिए बहुत अच्छा, ईंट और पत्थर से। आगे बढ़े। क्या कमेंट कर रहे हैं भाई? सर बहुत हो गया, रहने दीजिए। इतना जल्दी आप लोग, हम चिल्ला रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं बैठकर, मैं चिल्ला रहा हूँ फिर भी नहीं बोल रहा हूँ कि रहने दीजिए, लेकिन आप लोग बोलने लगे रहने दीजिए। गजब बात है भाई। वैशाली कुमारी लिख रही है, सर बहुत हो गया सर, नींद आने लगा। अरे पढ़ाई के सामने नींद तो आता ही है भाई। कंचन, सर पढ़ाई है अभी। ठीक है भाई, अभी पढ़ाएंगे, अभी क्वेश्चन पूरा सुधारने वाले हैं। ये क्लास में पूरा खल्लास है, तो आपने पहले ही बोल दिया कि एक क्लास में खल्लास है, तो इसे बीच के छोड़ेंगे कहीं से बीच में, नहीं छोड़ सकते। चलिए आगे देखते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? बहुत इजी क्वेश्चन है। मगध, भाई अपने बिहार की बात हो रही है। मगध की प्राचीनतम राजधानी क्या थी? कहाँ हुई? पाटलिपुत्रा। मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। ये कौन बोल रहा है कि भाई कहाँ थी? ये सब मगध मगध चिल्ला रहा है ऐसा। अरे हम क्या पूछे, समझे सुन नहीं सब। मगध की प्रारंभिक राजधानी पूछा जा रहा है, तो पाटलिपुत्रा थी। ठीक, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र बिल्कुल। वैशाली राजगीर की बात नहीं हो रही है भाई। उज्जैन कहाँ है? अच्छा इसमें बताइए, ये जो राजगीर है ये तो आपको पता होगा बिहार में पड़ता है, बिहार में। वैशाली कहाँ है? ये भी बिहार में है, बिहार में है। और उज्जैन कहाँ है? उज्जैन, उज्जैन एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, बाद में मगध की राजधानी कहाँ स्थानांतरित हुई? अभी मैंने बताया, क्या क्या बताया? ओहो, गलती हो गई, सॉरी, मैं मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिएगा। सही बोल रहा था, एक बच्चा जो बोल रहा था सही बोल रहा था, मैंने नहीं ध्यान दिया, सॉरी भाई। देखिए मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगीर थी। बाद में हमने क्वेश्चन पढ़ने में ही गलती कर दिया था। तो क्या था, मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगीर थी, लेकिन क्या हुआ था जब बाद में इसकी राजधानी बना तो उसको क्या बोला गया? पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्रा कर दी गई थी, स्थानांतरित। ठीक, सॉरी सॉरी भाई, मैंने क्वेश्चन ही सही से नहीं पढ़ा था, आंसर मैंने दे दिया। ठीक है, मगध पाटलिपुत्रा थी। आगे देखिए,
अगला क्वेश्चन है कि मगध के एक शक्तिशाली शासक का नाम क्या है। मगध के एक शक्तिशाली शासक का नाम क्या है। मगध कनिष्ठ है, बिल्कुल नहीं। समुद्रगुप्त, बिल्कुल नहीं। हर्ष धन, ये भी नहीं। इसका क्या हो जाएगा, महापद्मनंद, महापद्मानंद। ठीक, सही है, बिल्कुल। चलिए कहीं गलती हो तो बता दीजिएगा बीच में, हम फ्लो में निकलते चल जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही बोल देते हैं। सिकंदर किस नदी के तक पहुंचा। सिकंदर किस नदी तक पहुंच गया था। सिकंदर बताइए, सिकंदर कहाँ आ रहा था, कैसे क्या हुआ, आपने पता होगा कहानी। और सिकंदर के बारे में अगर ज़्यादा बताएं आपको, ऐसे उसका नाम ही जो जीता वही सिकंदर, लेकिन यह लाइन जो हमको अच्छा लगता नहीं भाई। जो जीता वही सिकंदर, ये लाइन आपको अच्छा लगता है। जो जीता वही सिकंदर, ये लाइन आपको अच्छा लगता है। नहीं लगता। कोई बोला लगता है, कोई नहीं लगता, लेकिन मुझे तो नहीं लगता भाई। जो जीता वो सिकंदर नहीं। छोड़िए इस विवाद में क्या पड़िएगा आप लोग। लेकिन सिकंदर किस नदी तक पहुंचा था, इसका आंसर हो जाएगा ब्यास नदी। ब्यास नदी तक पहुंचा था सिकंदर, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ था कहानी, उसके बाद की कहानी आपको बताएंगे कभी। आगे देखिए, वज्जी वजीद किस प्रकार का राज्य था। किस प्रकार का राज था, बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू। किस प्रकार राज था, गण संघ राज था। क्या था, तो गण संघ राज था, यानी वजीज। ठीक है, आगे बढ़िए, क्योंकि थोड़ा आपको भी लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है। अश्वमेध यज्ञ किस बात की, अश्वमेध यज्ञ किस बात का प्रतीक माना जाता था। देखिए, एक अश्वमेध यज्ञ जो था भगवान श्री राम जी भी करवाए थे ना, जिसमें उन्होंने एक घोड़ा छोड़ा था। उस घोड़ा को किसने पकड़ लिया था, उनके ही बेटा जो थे, उनके ही जो बेटा थे लौ, और एक का नाम था कुश। बड़े वाले का नाम था कुश और छोटे वाले का नाम था लौ। उन्होंने घोड़ा पकड़ लिया। उस पर संदेश भी था कि जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसे डायरेक्ट महाराज श्री रामचंद्र की चुनौती में, एक तरह से इस तरह से कुछ लाइनें थी। और उन्होंने पकड़ लिया, चुनौती स्वीकार कर लिया भाई। वो भी थे भगवान श्री राम के पुत्र थे, उनमें भी था वही राजपूतों वाला खून। पकड़ लिए और पकड़ कर क्या किया, गजब की लड़ाई लड़े, सबको बंदी बना लिया। आखिर भगवान श्री राम को वहां पर आना पड़ा। चलिए आगे कहानी तो आपको पता ही होगा। उपनिषदों में मुख्य, देखिए आगे क्या लिखा है, उपनिषदों में मुख्य रूप से किस प्रकार के प्रश्न पर चर्चा की गई है। उपनिषदों में मुख्य रूप से किस प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा की गई है, उपनिषद की बात की गई। देखिए, उपनिषद और वेद में क्या अंतर है बताइए हमको। बताइए कि जो उपनिषद है, उपनिषद और वेद, इसमें वेद, इसमें किस चीज का अंतर है। उपनिषद और वेद में क्या अंतर है, उपनिषद क्या है और वेद क्या है, ये भी बताइए थोड़ा सा। उपनिषद क्या है और वेद क्या है। यहाँ पर लिखा है कि उपनिषदों के मुख्य रूप से किस प्रकार के प्रश्न चर्चा की गई है। देखिए, उपनिषद में क्या है ना कि, माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पर उपनिषद नहीं, मैं कुछ और लिखना चाहता था। उपनिषद और गीता मंत्र बताइए। चलिए, उपनिषद और गीता मंत्र बताइए। उपनिषद क्या है बताइएगा। चलिए कमेंट में बताइएगा कि उपनिषद और गीता में अंतर क्या है। बाकी सभी ऑफलाइन में बैठा है ऐसा ना, तुम लोग नहीं पता, नहीं पता तुम लोगों को, बताइए। अच्छा, और कोई बताएगा गीता क्या है, उपनिषद क्या है। चलो कोई ना, आगे बताएंगे, लेकिन अभी आप लोग कौन बताइए जो ऑनलाइन पता होगा। ऑनलाइन, ठीक है, अच्छा लिखा भाई। गीता में भगवान श्री कृष्ण का श्री उपदेश है, और उपनिषद क्या है। चलो लिखो, तब तक आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, क्वेश्चन आ गया गार्गी, आपने इसको पढ़ा होगा किताब वगैरह में। गार्गी एक प्रसिद्ध क्या थी, गार्गी किस रूप में प्रसिद्ध थी, क्या थी, योद्धा थी, या महिला विचारक थी, या व्यापारी थी, या शिल्पकार थी। बताइए आप लोग ऑफलाइन वाले, आपको पढ़ाए हैं पहले भी, बताइए क्या था। सॉरी क्या बोल रहे हैं, पिछला क्वेश्चन कैसा नहीं बताया। सॉरी देखते हैं। अच्छा,
पिछला क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया आपको। अच्छा, इसका अश्वमेध किस बात क्या प्रतीक माना जाता था? राजा की शक्ति का भाई। राजा अपनी शक्ति दिखाने के लिए ही तो करते थे इस चीज को। चलिए, अब नहीं बताया था मैंने, इसका भी नहीं बताया था कि उपनिषदों के मुख्यतः किस प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा की गई है। उपनिषद में किस प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा की गई है? क्या? दो क्वेश्चन छोड़ दिए, चलिए बताते दिए क्वेश्चन। आत्मा क्या लिख रहा है? सब आत्मा लिख रहा है, सब बिल्कुल सही है। आत्मा और जीवन के प्रश्न के बारे में उपनिषद में चर्चा की गई है। आत्मा, आत्मा क्या है? एक छोटे छोटे और एक बड़े से बड़े मनुष्य, बड़े से बड़े जीव जंतु में भी आत्मा रहता है ना। आत्मा के रहस्य को जानते हैं? नहीं जानते होंगे, कोई ना, आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, बस पढ़िए, जॉब निकालिए, फिर जान जाइएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, गार्गी के बारे में बताया गया है कि गार्गी कौन थी, और एक तरह से ये थी, महिला थी, और किसके दरबार में रहती थी? तो राजा जनक जी के दरबार में कि ऐसे बहुत सारी महिला के बारे में, जो महिला ऋषि थी उनके बारे में एक तरह से बातों का चर्चा मिलता है, जो कि अलग अलग किताब वगैरह में पढ़िएगा तो वहाँ पर भी चीज़ें हैं। और यहाँ पर क्या क्या हम बताएंगे। यहाँ पर अभी गार्गी के बारे में बात है। गार्गी जो थी वो राजा जनक के दरबार में रहती थी, और एक तरह महिला विचारक थी, एक ऋषि बोल सकते हैं, ऋषि का बोल सकते हैं। आगे क्या है, सत्यकामा जबाला किसके लिए प्रसिद्ध हुए? सत्यकामा जबाला किसके लिए प्रसिद्ध हुए? तो सत्य की खोज के लिए। सत्य की किसके लिए? खोज के लिए प्रसिद्ध हुए, ठीक है ना। किसके लिए प्रसिद्ध हुआ है? सत्य की खोज के लिए प्रसिद्ध हुए। बोला ऐसा कि सर थक गए होंगे। नहीं भाई, नहीं थके हम थक गए, आपको पता चल गया। कोई ना, चलिए जल्दी जल्दी थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, चीज़ों को समझेंगे। आय क्या है, महावीर किस धर्म से संबंधित है? महावीर जो थे वो किस धर्म से संबंधित है? बहुत ईजी है भाई, सिंपल से, जैन धर्म। बौद्ध धर्म थे कौन? तो गौतम बुद्ध। ईसाई वाला समझ में करते हैं। और वैदिक हम लोग का क्या है? तो सनातन है, सनातन। सॉरी, इसको मैं फ्रेश लिख देता हूँ ताकि आपको भी ईजी रहे। जैन कौन है? तो इनका संबंध किससे है? महावीर से। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध। एंड वैदिक क्या है? सनातन ही बोल सकते हैं आप, लेकिन इसका ही एक भाग ईसाई। ईसाई जानबे करते हैं आप लोग, ईसा मसीह वाले ईसाई। जितने विदेश में लोग ये सब ब्रिटिश अमेरिकन जो लोग हैं वो क्या है? ईसाई है, ठीक। हमारे देखिए, जैन शब्द किस शब्द से निकला है? जैन शब्द किस शब्द से निकला है? बहुत ईजी है, बताइए। जैन शब्द किससे निकला है भाई? जैन निकला है क्या से? ये लिखा हुआ है। जैन शब्द किस शब्द से निकला हुआ है? जिन। जिन जिन यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जिन शब्द का अर्थ, जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? आगे बताते हैं। जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता, राजा, भिक्षुक या साधु। जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। साधु नहीं, भिक्षक नहीं, सॉरी शिक्षक नहीं, राजा नहीं, विजेता इसका अर्थ होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। बुद्ध और महावीर दोनों ने किस बात पर जोर दिया? बुद्ध और महावीर दोनों ने किस बात पर जोर दिया? देखिए, गृह त्याग और सच्चे ज्ञान की खोज पर। किस पर जोर दिया था? तो गृह त्याग और सच्चे ज्ञान की खोज पर उन्होंने जोर दिया था। किस पर दिया था? बिल्कुल सही। चलिए, बहुत होशियार हो गए आप लोग। आगे देखिए, आगे लिखा है कि बुद्ध के अनुयायियों के संगठन को क्या कहा गया? बुद्ध के अनुयायियों के संगठन को क्या कहा गया? तो क्या कहा गया? संघ कहा गया, संघ, ठीक है ना। बुद्ध के अनुयायियों के संगठन को क्या कहा गया? संघ कहा गया। बौद्ध भिक्षुओं के नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? बौद्ध भिक्षुओं के नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? किस में मिलते हैं? विनय पिटक, ऋग्वेद, रामायण या अर्थशास्त्र। भाई, जब भी बौद्ध भिक्षु की बात हो तो ऋग्वेद, रामायण, अर्थशास्त्र आएगा? नहीं आएगा। इसके अलावा कौन सा ऑप्शन है? विनय पिटक ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 59 क्या हो जाएगा? ए, ठीक।
संघ में रहने वाले भिक्षु सामान्यतः अपना समय किस कार्य में बिताते थे? किस कार्य में? ध्यान और भिक्षा में, युद्ध में, खेती में, व्यापार में। भाई ये लोग सब छोड़ चुके थे। गौतम बुद्ध जन्मे करते हैं, गौतम बुद्ध जो थे एक तरह से अपना राज जोड़ सब छोड़ छाड़ कर पर राजमहल की सुख चैन को त्याग कर जाकर जंगल में से अपना भिक्षण ग्रहण करके शिक्षा ग्रहण किया था। तो एक तरह से इस सब चीज को उन्होंने त्याग दिया था, तो उनका अनुयायी ये करेंगे नहीं करेंगे। क्या करते थे? ध्यान और भिक्षा। कहाँ समय देते थे? ध्यान और भिक्षा पर समय देते थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं ध्यान और भिक्षा पे। आगे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? अशोक किस वंश का शासक था? बिल्कुल इजी, बहुत ही इजी। संतावना बिल्कुल नहीं, कृष्णान नहीं, गुप्त नहीं, मौर्य वंश का शासक थे अशोक, जिसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और इसमें किसका सबसे बड़ा योगदान था? तो सबसे बड़ा योगदान जो था वो था चाणक्य का था। चाणक्य का था, चाणक्य का था। चाणक्य नहीं होते तो क्या चंद्रगुप्त राजा बन पाते? बिल्कुल नहीं बन पाते। कौन बोल रहा है बन पाते? मजाक कर रहा है? बन पाते? नहीं बन पाते। ठीक, ये सबसे बड़ा योगदान किसका है उनको राजा बनाने में? चाणक्य का। ठीक, अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिया? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अशोक किस युद्ध के बाद युद्ध के प्रति अपना दृष्टिकोण ही बदल डाला? अब देखिए क्या था। पानीपत की लड़ाई ये कब हुआ था? 1526। ठीक, माफ कीजिएगा 1526 नहीं होता, 1526 में तो पानीपत, इसको छोड़िए, 1526 में ही हुआ था। मार्कर भी नहीं चल रहा है। देखिए बाकी सब युद्ध जो था वो सब तो अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं, सबसे संतावन लगभग कि 1526 को इस तरह से युद्ध है। और सबसे पुराना जिसमें है कलिंग, जो एक तरह से कलिंग पर जब लड़ाई करने गए थे, कलिंग की एक राजकुमारी के बारे में कहानी भी है। वहाँ के राजा थे, जब वहाँ पर लड़ाई करने गए तो कलिंग पर लगभग विजय पा ही गए थे। लगभग लगभग सब चीज़ों को उन्होंने सैनिकों को मार दिया था। तो इतना खून बहा वहाँ पर, इतना खून बहा कि खून को देखकर क्या हुआ, अशोक का जो हृदय जो परिवर्तित हो गया। हृदय क्या हुआ? हृदय परिवर्तित हुआ और उन्होंने एक काट मार और यहाँ पर जो एक तरह से लड़ाई वाला जो चीज़ें हैं उसको त्याग दिया। और त्याग कर क्या बोले कि हम जो है आज के बाद इन सब का त्याग करते हैं। और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को क्या किया? अपना लिया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म को अपनाए थे कौन? अशोक, यानी सम्राट अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। और कब अपनाए थे? कलिंग युद्ध के पश्चात उन्होंने लड़ाई लड़ना छोड़ दिया, लोगों का खून बहाना छोड़ दिया। इतने खून उसमें बहे थे, इतने लोग मारे गए थे कि उन सब का शव को देखकर, उन सब के शव पर विलाप करते हुए, उनकी माताओं बहनें, उनकी पत्नियां को देखकर इनका जो हृदय जो था वो परिवर्तित हो गया। उसके बाद से उन्होंने युद्ध लड़ना ही छोड़ दिया। आगे देखिए, अशोक ने अपने संदेश कहाँ खुद अशोक ने अपने संदेश कहाँ खुदवाए? देखिए अशोक जो थे कुछ संदेश देना चाहते थे। संदेश मैंने जिससे कि लोगों के लिए, तो लोगों के लिए संदेश जो देना चाहते थे उसके लिए पूछा गया है कहाँ खुदवाए थे। आपके पास ऑप्शन है शिलाओं और स्तंभों पर, शिलाओं और स्तंभों पर, केवल कागज पर, केवल ताम्रपत्र पर, केवल कपड़े पर। अब देखिए खुदवाने की जब बात आती है ना, खुदवाने मतलब क्या होता है कि भाई किससे खुदा 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 कर क्या करना, किसी चीज का एक तरह से आकार देना है या किसी चीज को एक तरह से लिखना। तो खुदवाए का जैसे आपको आ जाए तो यानी ये केवल कपड़े पर खुदाएगा, ताम्रपत्र पर खुदाएगा, कागज पर खुदाएगा? बिल्कुल नहीं। ये किस पर? तो शिलाओं पर ही खुदा सकता है, धातु पर ही खुदा सकता है। तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना है। जब भी क्वेश्चन का आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लीजिए। कितने सवाल जो है बिना जानकारी के भी कॉमन सेंस से भी बन जाते हैं। जैसे इसमें था अशोक ने अपने संदेश कहाँ खुदवाए थे। ऑप्शन था केवल कपड़े पर, भाई कपड़ा पर कुछ खुदा सकता है? नहीं खुदाएगा। केवल ताम्रपत्र पर, इस पर भी नहीं। केवल कागज पर, कागज पर कुछ खुदाएगा? नहीं खुदाएगा। लिखा है शिलाओं और स्तंभों पर, बिल्कुल खुदा सकता है। तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लीजिए। राइट आंसर कौन सा होगा इसका? ए। ठीक,
आगे देखिए, अशोक के अधिकारियों को क्या निर्देश दिया गया था? अशोक के अधिकारी जो थे उनको क्या निर्देश दिया गया था? देखिए आगे, अशोक जो थे उनके अधिकारियों को अपने क्या संदेश दिए थे? तो संदेश क्या दिए थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, निर्देश क्या दिए थे? केवल सैनिकों को सुनवाए, गलती। संदेश छिपाने के लिए बोले थे, निर्देश नहीं दिए थे। केवल राजाओं को सुन, ये भी नहीं दिए थे। संदेशों को लोगों को पढ़कर सुनाए। देख क्या बोला, अशोक अधिकारियों को बोलते हैं, निर्देश देते हैं कि तुम क्या करो कि जो संदेश हमारा जो है वो तुम लोगों को पढ़ पढ़ कर सुनाओ। क्योंकि क्या था कि कुछ लोग पढ़े नहीं थे, तो कुछ पढ़ नहीं सकते थे, तो उस चीज़ को मान लीजिए आपको बोल देंगे कि ठीक है जाकर दे दो, वो लोग पढ़ लेंगे तो पढ़ पाएंगे जो लोग पढ़े नहीं हैं। इसलिए अधिकारियों को बोले थे कि भाई तुम जाओ लोगों के पास और उनको बोल बोल कर पढ़ पढ़ कर सुनाओ, ताकि उन जिनका दिमाग में उन चीज़ों को बातें जाए, समझे इस चीज़ों को। ठीक। अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों में नैतिक आचरण को बढ़ावा देना, युद्ध बढ़ाना, व्यापार बंद करना या राज्य समाप्त करना। देखिए सबसे सिंपल बताते हैं आपको क्या लिखा गया है कि अशोक जो थे, अशोक का धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था? लोगों में नैतिक आचरण को बढ़ावा देना, लोगों की तरह से मनुष्य को मनुष्य बनाना। सिंपल बोल सकते हैं कि मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहते थे। ये सब चीजें जो ऑप्शन गलती हो जाएगा, गलत ऑप्शन है। यानी लोगों को नैतिक आचरण को बढ़ावा देना, लोग जो है भाई मनुष्य जो है मनुष्य बन जाए, यही काफी होता है। एक अच्छा समाज का निर्माण कैसे होता है? एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए सबसे पहले खुद को अच्छा करना होता है। तो अशोक जो थे वो तो काट मार के रास्ता छोड़ दिए थे। अब सोचो चलो भाई हम तो अच्छा हो गए, हम अपने अधिकारियों को अच्छा करते हैं, अपने चाहने वालों को अच्छा करते हैं, पूरा समाज को अच्छा करेंगे धीरे धीरे। ऐसे क्या होगा? एक आदर्श समाज का निर्माण होगा। और यह अशोक सम्राट का एक तरह से सोच थी, उनकी समझ थी। आगे क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन, धम्म महामात्र किसके संबंधित अधिकारी थे? तो किसके थे बताइए? संबंधित अधिकारी थे तो धर्म के प्रचारक, यानी धर्म के प्रचारक प्रचार से थे या सेना से थे, व्यापार से थे या कृषि से थे? अब बताइए, आप लोग बताइए क्या था इसका आदेश? बिल्कुल इजी है, आप समझ सकते हैं, कॉमन सेंस लगाइए। बिल्कुल धर्म के प्रचार से थे, जिनको क्या बताया गया था? उनको उद्देश्य दिया गया था कि तुम जाओ और क्या करो, तुम बोल बोल कर पढ़ पढ़ कर सुनाओ लोगों को कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, एक अच्छे समाज का निर्माण कैसे किया जा सकता है। आगे देखिए, अशोक ने, अगला क्वेश्चन, अशोक ने मनुष्य के साथ किसकी चिकित्सा अशोक ने मनुष्यों के साथ किसकी चिकित्सा की व्यवस्था की थी? किसकी चिकित्सा की व्यवस्था की थी? यानी कहने का अर्थ है जब मनुष्य के साथ साथ और कौन से थे चीजें जिनकी जिनकी चिकित्सा, चिकित्सा मतलब क्या होता है कि उनके दवा वगैरह की व्यवस्था करना, उनको बीमार पड़ने पर उनको सहायता देना, किसकी की थी? आप बताइए किसकी की थी? जानवरों, यानी मनुष्य और जानवरों दोनों, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनुष्य के साथ साथ जानवरों के प्रति भी उनका एक तरह से था कि चलो मनुष्य के साथ साथ जानवरों का भी इलाज हो, उनके लिए भी चिकित्सा का व्यवस्था किया जाए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अशोक ने किन स्थानों पर सड़कें और कुएं बनवाए? अशोक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अशोक बोला, यहाँ पर क्वेश्चन है कि अशोक किन स्थानों पर सड़कें और कुएं बनवाए थे? बताइए। यात्रा और आगमन की सुविधा के लिए, युद्ध के लिए, व्यापार रोकने के लिए, केवल महिलाओं के लिए? बताइए। इसमें क्वेश्चन क्या है? इसमें कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो आप बता सकते हैं। क्योंकि अशोक का जो जब हृदय परिवर्तित हुआ तो काफी वो शांत और बहुत सादगी वाले हो गए थे। बहुत उनका आचरण व्यवहार जो था वो काफी पहले से बदल गया था। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई हम यात्रा और आवागमन की सुविधा के लिए क्या करते हैं? तो कुएं खुदवाते हैं। कोई यात्रा कर रहा हो, कहीं जा रहा हो, आ रहा हो, उनको पानी मिल सके, ठीक है ना, इन सब चीज़ों की सुविधा हो, इसके लिए उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि अशोक ने धर्म के विचारकों को फैलाने के लिए किन क्षेत्रों में दूत भेजे थे? अब देखिए किसमें भेजे थे? आपको यहाँ पर ऑप्शन सब दिख रहे हैं किसमें किसमें भेजे थे, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सीरिया,
सीरिया में भेजे थे, मिस्र में भेजे थे, यूनान श्रीलंका में भेजे थे, जहाँ पर क्या बोले थे कि भाई धर्म का प्रचार करो। प्रचार करना चाहते थे कि कैसे मनुष्य को हम मनुष्य बना सके, इसकी प्रचार कर रहे थे। एक तरह से मेरे बोलने की शैली थोड़ी अलग है, इस चीज़ को समझिएगा आप लोग। आगे देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अशोक के शिलालेख इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अशोक के शिलालेख जो है वो इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उनसे उसके विचार और आदेश ज्ञान होते हैं, वे केवल सजावट हैं। उसमें मौसम पता चलता था, उसमें खेती की जानकारियां मिलती थी। बताइए इसका आंसर क्या सही होगा? बिल्कुल, आप लोग जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्या होगा? उसमें उनसे उसके विचार और आदेश ज्ञान होते थे, और इसी चीज को लोग करना चाहते थे। आगे बताइए, लोहे के फसल के प्रयोग से क्या बढ़ा? लोहे के फसल के सॉरी लोहे के सॉरी मैं गलत पढ़ दिया। लोहे के फाल के प्रयोग से क्या बढ़ा? क्या बढ़ा? तो कृषि उत्पादन बढ़ा, समुद्री व्यापार बढ़ा, या शिल्प, या युद्ध ही केवल। अब इसमें क्या क्या बढ़ा था? इसमें तो लगभग चीजें बढ़ी थी, सभी चीजें बढ़ी थी, लेकिन इसको छोड़ दे तो लेकिन सबसे ज़्यादा मुख्य है हमारा कृषि में काफ़ी मदद मिलने लगे थे। लोहा के जो औजार आ गए थे, लोहा की चीज़ें जो आ गई थी, तो कृषि में एक तरह से बहुत सुविधा मिलने लगा था। सिंचाई के लिए किसका निर्माण किया जाता था? सिंचाई के लिए किसका निर्माण किया जाता था? तो इसमें देखिए क्या लिखा है, केवल सड़क से सिंचाई होगा? नहीं होगा। केवल किले से सिंचाई होगा? नहीं होगा। मंदिर से? नहीं होगा। किसका से होगा? नहर, कुएं और तालाब। नहर, कुएं और तालाब से क्या होते थे? सिंचाई में सुविधा मिलती थी, उसके लिए वो चीज किए जाते थे। आगे देखिए, श्रेणी किसका संगठन था? श्रेणी किसका संगठन था? शिल्पकारों, व्यवसायियों का, केवल राजाओं का, केवल सैनिकों का, या केवल किसानों का? आगे देखिए क्वेश्चन का फिर से पढ़िए। श्रेणी किसका संगठन था? श्रेणी जो है किसका संगठन था? बताइए, श्रेणी किसका संगठन था? बिल्कुल सही, शिल्पकारों और व्यवसायियों का संगठन था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, आगे देखिए, मथुरा किस रूप में महत्वपूर्ण था? मथुरा जो था वो किस रूप में महत्वपूर्ण था? मथुरा, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, आप लोग बताइए क्वेश्चन। मथुरा किस रूप में महत्वपूर्ण था? मथुरा देखिए, मथुरा जो था वो किस रूप में महत्वपूर्ण था? तो पतन शहर और धार्मिक केंद्र के चलते, धार्मिक केंद्र के चलते क्या था? ये महत्वपूर्ण था। कौन था? मथुरा। मथुरा के बारे में जानते होंगे, इतिहास का पता होगा, ज़्यादा बताने की तो बात नहीं है। लोहे के औजार का उपयोग किस कार्य के लिए, किस कार्य में किया जाता था? खेती में किया जाता था, और लकड़ी काटने में बिल्कुल किया जाता था। केवल पूजा में, केवल लेखन में, केवल चित्र बनाने में? बिल्कुल नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा लाइन आपको दिख रहा है? खेती और लकड़ी वगैरह काटने में किसका प्रयोग करते थे? तो लोहे के औजार का प्रयोग करते थे। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, सिंचाई के लिए कृत्रिम जलाशय क्यों बनाए जाते थे? सिंचाई के लिए कृत्रिम जलाशय क्यों बनाए जाते थे? बताइए, खेती को पानी देने के लिए, युद्ध के लिए, घर बनाने के लिए, व्यापार को रोकने के लिए? बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खेती को पानी देने के लिए, यानी सिंचाई के लिए कृत्रिम जलाशय क्यों बनाए जाते थे? खेती को पानी देने के लिए। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारत में शिल्पकारों के संगठन को क्या कहा जाता था? प्राचीन भारत में शिल्पकारों के संगठन को क्या कहा जाता था? बहुत इजी क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, श्रेणी, श्रेणी कहा जाता था। ठीक है ना, आगे देखिए, शिल्पकारों की श्रेणी में कौन शामिल हो सकते थे? अब शिल्पकार मतलब क्या होता है? देखिए, इसमें जो कुछ बनाते हैं, कुछ चीज की बनाते हैं, जैसे कि कोई लकड़ी से कोई चीज बना रहा है, उसको भी क्या बोलेंगे? शिल्पकार ही बोलेंगे। कोई मिट्टी से बना रहा है, उसको भी शिल्पकार ही बोलेंगे। कोई लोहे से बना रहा है, उसको भी हम क्या बोलेंगे? शिल्पकार ही बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या है? कुम्हार, यानी कुम्हार एक अथी होता है, आप समझ सकते हैं उस चीज को। कुम्हार, बुनकर, धातु कर्मी, यानी उपयुक्त में से सभी, यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी,
यानी उपयुक्त में से सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये सब इनको क्या बोलते थे, इनको बोलते थे शिल्पकार। शिल्पकार किन्हें बोलते हैं, जो कुछ बनाने की कला जानते हो, मिट्टी से बर्तन बना सकते हो, लोहे से औजार बना सकते हो, या फिर धातु से किसी चीज़ को बना सकते हो, लकड़ी से कुछ बना सकते हैं, तो उनको बोलते थे शिल्पकार बोलते थे। अगला देखिए, लोहे के औजार से जंगल साफ करने में किसका उपयोग होता था। लोहे के औजार से जंगल साफ करने में किनका किसका उपयोग होता था। तो किसका उपयोग होता था, कुल्हाड़ी का, हल का, हंसिया का, या उपयुक्त सभी का। बिल्कुल सही, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या है, उपयुक्त में से सभी का प्रयोग होता था। प्रयोग होता था ना, बिल्कुल। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। गांव की समृद्धि के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण था। कौन सा था, सिंचाई महत्वपूर्ण था, बिल्कुल था। कृषि महत्वपूर्ण था, यह भी बिल्कुल था। कृषि, लोहे और औजार यही थे, यानी इसका भी राइट आंसर, इसका भी राइट क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। आगे देखिए, रेशम मार्ग का संबंध किस वस्तु से विशेष रूप से था। रेशम मार्ग का संबंध किस वस्तु से विशेष रूप से था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, रेशम मार्ग बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है, बिल्कुल रेशम मार्ग किस वस्तु, देखिए क्या है, रेशम मार्ग किस वस्तु, सॉरी रेशम मार्ग का संबंध किस वस्तु से विशेष रूप से था। तो भाई रेशम जब बोलिए दिया तो तुम इसमें क्या दिमाग लगा रहे हो, भाई रेशम से ही होगा। अब क्लास 6 का तुम हिस्ट्री समझने में इतना तुम पागल हो जा रहे हो, तो तुमको आगे क्या समझ में आएगा बताइए, जो इतना इजी है। आगे देखिए, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले प्रसिद्ध शासकों में से कौन कौन से थे, बताइए। रेशम बताइए, सबसे ज्यादा इसमें जो एक तरह से नियंत्रण प्रसिद्ध शासक जो थे नियंत्रण रखने वाले, वो कृष्णान थे। इस पर ध्यान रखना आपको, मौर्य वगैरह बारे पहले में तो बाद में था, लेकिन इसको आगे देखिए। कृष्णानों के दो प्रमुख शक्ति केंद्र कौन थे। कृष्णानों के दो प्रमुख शक्ति केंद्र कौन थे, देखिए दो प्रमुख शक्ति केंद्र जो थे वो कौन कौन से थे, आप बताइए। क्या लिख रहा है, बिल्कुल सही। चलिए होशियार हो गए आप लोग, आप सही ऑप्शन बता तो रहे हैं। मंटू सिन्हा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। पेशावर और मथुरा जो है इसके लिए क्या था, तो प्रमुख था, यानी प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्णान शासकों ने किस प्रकार के सिक्के जारी किए। कृष्णान शासक जो थे वो किस प्रकार के सिक्के जारी किए, तो सोने के सिक्के जारी किए, या केवल लोहे के, केवल लकड़ी के, केवल मिट्टी के। मिट्टी के सिक्के भी होते हैं क्या, नहीं होते हैं भाई। कागज के सिक्के, कागज के पैसे होते हैं जो आज बनते हैं, पहले तो भी नहीं बनते थे, ठीक है ना। ज़्यादातर तो महंगे धातु ही चलते थे उस समय, सोने के सिक्के ही चलते थे। इन सब ऑप्शन गलती है। आगे देखिए, अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित है। अश्वमेध किससे संबंधित है, बताइए। वास्तुकला, कृषि, कृषि, वास्तुकला, गणित या बौद्ध साहित्य, बताइए किससे संबंधित था। अश्वमेध यज्ञ जो था वो किससे संबंधित था, बिल्कुल सही। अश्वमेध जो था बौद्ध साहित्य से संबंधित था। किससे संबंधित था, बौद्ध साहित्य से संबंधित था, बिल्कुल। संगम साहित्य किस भाषा से संबंधित है, क्या बोल रहे हैं, संगम। अरे भाई तुम कहाँ का क्वेश्चन पूछते रहते हो। देखो संगम साहित्य, तुम लोग को पीडीएफ मिल गया है क्या, क्वेश्चन आगे आगे पूछ रहा है ऐसा। अच्छा, इसका पीडीएफ मिला हुआ है तुम लोग को, मिला है, आपको मिला है, किनको किनको मिल गया है पीडीएफ। ठीक है, तो पीडीएफ में टिक करते जाइएगा आप लोग, जो भी है उसमें। हमको नहीं पता था आप लोग पीडीएफ मिल गया है, बहुत अच्छी बात। चलिए पीडीएफ मिल गया, अच्छे से समझ रहे हैं चीज़ों को। जिनको नहीं मिला है उनको भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। आगे देखिए, संगम साहित्य किस भाषा से संबंधित है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन पढ़ने से पहले सब क्वेश्चन कैसे बता दे रहा है ऐसा। पीडीएफ मिल चुका है। संगम साहित्य किस भाषा से संबंधित है, ठीक।
संगम साहित्य जो है वो किस भाषा से संबंधित है? बहुत इजी क्वेश्चन, बताइए। संगम साहित्य, अरे भाई क्वेश्चन मिला, आंसर नहीं मिला। एक बोला सर क्वेश्चन नहीं मिला, आंसर थोड़े मिला है, तो आंसर ही मिल जाए तुमको। हटाओ जल्दी कर, थोड़ा टाइम भी हो गया। देखिए संगम साहित्य किससे संबंधित है? तमिल भाषा, तमिल भाषा से संबंधित है संगम साहित्य। आगे देखिए, संगम साहित्य में किन तीन राजवंशों का उल्लेख है? संगम साहित्य में किन तीन राजवंशों का उल्लेख मिलता है, बताइए इसमें। चोल, चेर और पांड्य, मौर्य, गुप्त और कृष्णान, नंद, मौर्य और शंगु, या गुप्त, बकाटक और चालुक्य। ऑप्शन आपके सामने है, अब बताइए और जीतिए 7 करोड़ रुपए। नहीं बताइएगा? अरे भाई इतना दिमाग का लगा दो। चोल, चेर और पांड्य, ठीक है ना, इनसे संबंधित है। आगे देखिए, चिन्नी तीर्थयात्री फहियान भारत क्यों आया था? क्यों आया था? बौद्ध ग्रंथों और स्थलों की जानकारी के लिए, व्यापार करने के लिए, युद्ध के लिए, या राजदूत के रूप में ही केवल? अब बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा इसको, बहुत ही अलग अलग किताबों में इसके बारे में बहुत जानकारी मिलती है। इसके लिए आया था, ऊपर में ऑप्शन देखिए, बौद्ध ग्रंथ और स्थलों की जानकारी के लिए आया था कौन? फहियान। जो क्या था? फहियान जो था एक चीनी यात्री था जो भारत आया था। हेन सांग ने किस प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र से अध्ययन किया था? तो यह नालंदा या तक्षशिला या उज्जैन या मथुरा? अरे बिल्कुल आप लोग सही सोचा। कहाँ किया था? कहाँ किया था? क्या था, हेन सांग जो था वो कहाँ पर आकर अध्ययन किया था? अरे भाई हम लोग का सबसे प्रसिद्ध कौन था? नालंदा। बिल्कुल, नालंदा में क्या किया था? वो भी आकर अध्ययन किया था। बताइए, एक समय बिहार का ऐसा था, लोग विदेशों से आकर हमारे यहाँ पढ़ाई करते थे। आज हमारे बिहार के बच्चे जो हैं बिहार में नहीं पढ़ रहे हैं, जिनके पास पैसा है थोड़ा भाग जाते हैं बिहार छोड़कर पढ़ने के लिए, और सुविधा की कमी भी है, ऐसा नहीं है। नालंदा कहाँ स्थित है? भाई इतना इजी क्वेश्चन भी देते हैं लोग। नालंदा कहाँ है? बिहार में है। बिहार में है ना? गुजरात में है? अरे पागल, गुजरात में नहीं ना है, बिहार में, ठीक, कोई ना। बिहार में नालंदा कहाँ स्थित है? बिहार में। गुजरात की राजधानी बताइए क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। चेन्नई। इनके सबके सीएम यू बड़ा याद है ना, इसे याद करते रहिएगा लो, मैं भी एग्जाम में 1-2 नंबर का करंट अफेयर में आ जाते हैं। आगे देखिए, गुप्त वंश की शुरुआत लगभग कितने वर्ष पहले हुई? गुप्त वंश की शुरुआत जो है बताया गया है कि कितने वर्ष पहले हुई थी, बताइए। गुप्त वंश की कितने वर्ष पहले हुई? कौन भाई उल्टा पुल्टा आंसर दे रहा है? छोड़िए, आप लोग से पूछना ही बेकार है। कल तो जरूर पूछेंगे, कस के पिटाई करेंगे अगर नहीं बताएं तो। 1700 वर्ष पहले, ठीक। गुप्त वंश की शुरुआत कितने वर्ष पहले हुई थी? तो 1700 पहले हुई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था? गुप्त साम्राज्य का, यानी गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था? किसने किया था? कुमार गुप्त, ठीक है ना, कुमार गुप्त ने किया था। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर बताइए। किस गुप्त शासक को किस गुप्त शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। किस गुप्त शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? आप बताइएगा आप लोग कमेंट में। आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किस प्रशिस्त में मिलता है? अब बताइए कहाँ मिलता है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं बताइएगा? चलो सही है भाई, तुम और एक गोटा मार दिया तो सही, अब सब मारते रहेगा सब, ठीक है। प्रयाग प्राशिस्त में किया गया है इसका, इनके बारे में वर्णन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त की प्राशिस्त किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? देखिए बताइए किसने लिखी थी? अरे भाई बताओ सब जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही है। ऑनलाइन वाला तेज है सब बहुत, इसे बताया था, इसे ऑफलाइन वाला भोंदू है। ठीक है, ठीक, ऑफलाइन वाला सब ए मार रहा है, लेकिन कुछ थोड़ा डी भी मार रहा था।
डी नहीं होगा भाई, इसका ए होगा, हरिसेन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? हरिसेन। ठीक, आगे देखिए, हर्षवर्धन के जीवन का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? हर्षवर्धन का जीवन के बारे में एक तरह से किसमें मिलता है? तो हर्ष, भाई उनका नाम से ही पता चल रहा है, हर्षवर्धन, हर्षचरित्र, इसमें उनका मिलता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट जी हैं। कौन है? बाणभट्ट जी हैं इसके लेखक। आगे देखिए, हर्षवर्धन के दरबार में कौन चिन्ह यात्री आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला कौन चिन्ह यात्री, बताइए चीन से कौन था इसमें? अलबर्नी चीन से था भाई, अलबर्नी चीन से था। अरे भाई अलबर्नी चीन से नहीं था तो चीन से कहाँ होगा? मेगासनी भी चीन से था? नहीं था। यहाँ पर चीनी बताया गया, चिन्नी यात्री। चिन्नी यात्री कौन बचा? दो ही ना बचा, एक फहियान बचा, उसके बाद क्या बचा? एक हेनसांग बचा। अब दो ही में से तुमको छाटना है भाई, इतना इजी। हर्षवर्धन कौन आया था? हेनसांग आया था। ठीक, अगला देखिए, विक्रम संवत को परंपरागत रूप में से किस शासक से जोड़ा जाता है? विक्रम संवत, देखिए ऊपर में कितना अच्छा इसका आंसर है। ठीक, चलो सही बोल रहा है सब। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त क्या हो जाएगा? द्वितीय। आप लोग से मैंने क्वेश्चन पूछा था एक, बताइए किस गुप्त शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? बता देना है कमेंट में सबको। दक्षिण भारत में पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लव की राजधानी बताइए। दक्षिण भारत में पल्लव की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र दक्षिण भारत में आता है भाई, कट जाएगा। जितना ऑप्शन काट सकते हो ना उसको काटो, और फिर जो बचे ना उसी में दिमाग लगाओ, ताकि सही होने की थोड़ा संभावना है ना, जब बढ़ जाए, कोई क्वेश्चन नहीं आए बनाने तो कुछ को काट सकते हो तो काटो। काटोगे तो क्या होगा, थोड़ा वहाँ पर तुमको फ़ायदा मिल जाएगा, और फ़ायदा यह मिल जाएगा कि एक तरह से तुम उस चीज़ को कम ऑप्शन तुम्हारे पास रहेगा। उज्जैन भी तो नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। मथुरा भी तो नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। ये सब एक तरह से जितने भी हैं आसपास की जगह ही हैं। ठीक है ना, आसपास के नहीं है। ये एमपी का हो गया, ये यूपी का हो गया, ये बिहार का हो गया, और बाकी हमारे दक्षिण भारत की बात की गई तो कांची इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, दक्षिण भारत में अस्थाई सभाओं में किसका उल्लेख मिलता है? दक्षिण भारत में अस्थाई सभाओं में किसका उल्लेख मिलता है? तो किसका उल्लेख मिलता है? देखिए आप लोग बिल्कुल ही एक तरह से सिंपल सा क्वेश्चन, दक्षिण भारत में अस्थाई सभाओं में किसका उल्लेख मिलता है बताइए। 99 नंबर क्वेश्चन तक आ गए हम लोग, बताइए जल्दी। सभा का मिलता है, बिल्कुल मिलता है। उड़ का मिलता है, भी मिलता है। नगरम, यही मिलता है। यानी उपयुक्त में से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। नगरम किसका संगठन था? नगरम किसका संगठन था? नगरम किसका संगठन था? तो व्यापारियों का, सैनिकों का, किसानों का और राजाओं का। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, नगरम किसका था? बिल्कुल सही, व्यापारियों का था। सैनिकों का था? इनका भी नहीं था। अगला देखिए, स्तूप का संबंध मुख्यतः किससे था? स्तूप का संबंध किससे था? अरे तो स्तूप नहीं समझते हो? बौद्ध स्तूप, ई स्तूप, वो स्तूप, इतने सारे स्तूप है भाई। ठीक, स्तूप का संबंध है बौद्ध धर्म, याद रखना है। स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से, कभी भी एग्जाम में आ जाए, कहीं भी आ जाए, स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से ही है। मंदिर के उस भाग को क्या कहा जाता जाता है जहाँ देवी देवता की मूर्ति स्थापित होती है? क्या बोलते हैं हम उसको? क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, शिखर बोलते हैं, मंडप बोलते हैं, गर्भगृह बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? गर्भगृह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भगृह बोलते हैं भाई। इतना इजी क्वेश्चन है, नहीं बता पाओगे तुम। बिल्कुल सही है, गर्भगृह। ठीक, एक बार लिखा है सर हमने पहले ही बता दिया गर्भगृह, आप पढ़ते नहीं है कमेंट। ठीक है भाई, पढ़ लिए। अगला देखिए, मंदिर के ऊपर बनी ऊंची संरचना को सामान्यतः क्या कहा जाता है? क्या लिखा गया? मंदिर के ऊपर बनी संरचना को सामान्यतः क्या कहा जाता है? शिखर, गर्भगृह, मंडप, स्तूप। क्या बताइए, किसका किसका क्या अर्थ होगा? अरे ऊपर, सबसे ऊपर जो बनता है उसको क्या बोल देंगे? शिखर ही बोलेंगे भाई, शिखर बोलेंगे। गर्भगृह में तो मूर्ति रखा जाता है, मंडप तो छोटा सा होता है, स्तूप बताइए दिए जो बौद्ध धर्म में बड़ा सा इसे होता है, इसमें स्तूप सा बना होता है, बीच में कुछ उनकी मूर्तियाँ वो रखे जाते हैं, वो स्तूप होता है।
आगे देखिए, मंडप का उपयोग किसके लिए होता है? लोगों को एकत्रित होने के लिए, केवल मूर्ति रखने के लिए, केवल पानी रखने के लिए, अनाज रखने के लिए? अनाज रखने के लिए मंडप बनाया जाता है? बिल्कुल नहीं। पानी रखने के लिए? बिल्कुल नहीं। मूर्ति के लिए? बिल्कुल नहीं। और लोगों को इकट्ठा करने के लिए समियाना उमियाना, टेंट टेंट, वही मंडप ही पहले लोग बोलते थे। आज के ज़माने में थोड़ा कुछ नया बोलते हैं। ठीक, अगला देखिए, तो आपको याद है ना मंडप का उपयोग किसके लिए होता है? लोगों को एकत्रित करने के लिए। आगे, अजंता किसके लिए प्रसिद्ध है? अजंता की गुफाएं पढ़े हैं, नाम सुने हैं? अजंता किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, क्वेश्चन क्या, अजंता जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? अरे भाई, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? ठीक, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला देखिए, महारौली का लौह स्तंभ किसकी कुशलता का उदाहरण है? महारौली का जो लौह स्तंभ है वो किसकी कुशलता का क्या है? कुशलता का उदाहरण है। किसकी? अरे वाह, किसकी है? प्राचीन, सॉरी कृषि का नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्राचीन भारतीय धातु कर्म के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। लौह स्तंभ की ऊंचाई लगभग कितनी है? लौह स्तंभ की ऊंचाई लगभग कितनी है? बताइए, 2.2 मीटर, 7.2 मीटर, या 12.2 मीटर, 20 मीटर? बताइए कितना है? अरे इतना इजी है, नहीं बता पाओगे? चलो सही बता रहा है सर। बी 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 बी, ये और लिख रहा है ए गधा आदमी। चलो ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लो स्तंभ की जो ऊंचाई है कितना है? तो 7.2 मीटर है। ठीक, आगे देखिए, लो स्तंभ पर किस शासक का उल्लेख मिलता है? इतना इजी क्वेश्चन बताओ, इसको नहीं बता पाओगे तुम, किसको बताओगे? लो स्तंभ पर किस शासक का उल्लेख मिलता है? देखिए कितना गधा बी बोल रहा है। हो भगवान, कितना बड़ा बी बोल रहा है। यानी इसका, इनका कहने का मतलब है कि अशोक स्तंभ का मिलता है, तो यानी अशोक का नाम हो जाएगा। अशोक का नाम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं भाई, किस वंश पूछा गया है। लो स्तंभ पर किस शासक का उल्लेख मिलता है, तो इसका लो उल्लेख कौन सा होगा? लो स्तंभ पर किसका उल्लेख किस शासक उल्लेख मिलता है? लो स्तंभ पर चंद्रगुप्त। अरे भाई गलती। चलो बिल्कुल, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो आप लोग दीजिए। इस क्वेश्चन को मैं इसे ब्लैंक छोड़ता हूँ, आप देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं, क्योंकि आप लोग ऑप्शन जो कमेंट में दे रहे हैं, इतने सारे लोगों का अलग अलग डिफरेंट मत है, इसलिए छोड़ते हैं इसको। अगले वीडियो में बताएंगे आपको, अगले क्लास में। आगे देखिए, कालिदास किस भाषा में लिखते थे? भाई इतना ही, कालिदास किस भाषा में लिखते थे? संस्कृत में लिखते थे। किस भाषा में लिखते थे कालिदास? संस्कृत लिखते थे। ठीक है ना, उसके आगे देखिए, कालिदास जो लिखते थे वो संस्कृत भाषा में लिखते थे। संस्कृत आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए, वास्तुकला से संबंधित है? व्यापार युद्ध संबंधित है? नहीं है भाई। किससे संबंधित है? गणित और खगोल विज्ञान। आर्यभट्ट के कैसे बोला जाता है कि इसे, आर्यभट्ट ने क्या किया था? शून्य का खोज किया था। ये भी लोग बोलते हैं, तो बात सच भी है। ठीक, ठीक है ना। तो देखिए, एनसीईआरटी का अभी जो हमने पढ़ा क्लास 6 टू 12 सीरीज में, हमने पढ़ा है 6 का संपूर्ण क्लास का हिस्ट्री। यानी आप क्लास 6 का जो हिस्ट्री है पूरा खत्म हो चुका है। जो भी आपको नोट्स होगा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, पीडीएफ में मिलेगा प्रिंटेबल टाइप में, और साथ ही आपको यह मिलेगा क्वेश्चन जो है ये भी मिल जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, बोर्ड पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, और बोर्ड पीडीएफ जो है, बोर्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहीं पे। आपको ज्वाइन क्या करना है? आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम। ठीक है ना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है ये इतना ही रहेगा। आपको कैसा लगा क्लास कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। तो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, ऑफलाइन पहले ठीक है रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे कल।